कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 600 सालों से जोसेon डायनेस्टी ने कोरिया में रूल किया था। बहुत से राजा आए और गए और धीरे धीरे अपनी एब्सोल्यूट मोनार्की भी खत्म करते गए और अब रॉयल फैमिली प्रेजेंट टाइम के कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करते हैं। रॉयल फैमिलीज के पास जो एब्सोल्यूट पावर्स होता था वो अब क्लास बन चुकी है और वो लोग कोरिया के एलीट लोगों में आते हैं, यानी बहुत अमीर खानदानी लोग। देन हमें रॉयल एकेडमी नाम के एक प्रेस्टिजियस स्कूल को दिखाया जाता है। 2009 के स्प्रिंग एग्जाम का रिजल्ट आया था। सभी लोग अपनी रैंक देखने आए थे, जहाँ हम रियो मिनसोक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, जो अपने क्लास की रैंकिंग बोर्ड चेक करता है, जिसमें सोंग हीजू नाम की लड़की फर्स्ट आई थी और मिनसोक आया था सेकंड, जिससे ये तो बड़ा चिढ़ जाता है। जैसे हमारे स्कूल में येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड हाउसेस होते थे, इनके यहाँ 2 हाउसेस के बारे में बताया गया है। एक चोंगयोंग हाउस जिनमें आते हैं रॉयल फैमिलीज और नोबल फैमिलीज, और एक जुजाक हाउस जिसमें नॉर्मल लोगों से लेकर बिजनेसमैन तक के बच्चे आते हैं। तभी यहाँ एंट्री मारती है कहानी की फीमेल लीड सोंग हीजू, जो रैंक बोर्ड देकर मिनसोक से कहती है कि तूने तो कहा था कि तू मुझे इस बार हराएगा, पर तू हर बार की तरह फिर से हार गया। मिनसोक कहता है क्या तू मुझसे डर गई थी कहीं मैं तुझे हराना दूं, इसलिए तूने इतनी मेहनत करी। हीजू हंसते हुए कहती कि मेहनत करने जितना क्या ही हार्ड था एग्जाम में, कहीं तुझे क्वेश्चन ज्यादा हार्ड तो नहीं लगे। अब हार गया है तो हार मानना भी सीख ले और ज्यादा जबान मत चलाया कर, हर बार तेरी खुद की ही बेइज्जती होती है। इस पे मिनसोक उसे कहता है कि अपनी औकात मत भूल, तू हम जैसे नोबल फैमिली से नहीं है, इसीलिए अपनी हद में रह। जिस पे हीजू कहती है अबे नोबल के बच्चे मुंह संभाल वरना पिटेगा किसी दिन। देन उसकी शर्ट ठीक करते हुए कहती कि अगली बार से थोड़ा एफर्ट डाला कर भाई, हर बार तुझे इतनी आसानी से हराने में मजा नहीं आ रहा, तू तो नोबलमैन है ना, हर बार हारने में तुझे मजा आता है क्या, और पहले तो तू यूनिफॉर्म पहनना सीख ले, बड़ा आया नोबलमैन कहीं का बोलकर चली जाती है। पर उसके बाद ही हम देखते हैं हीजू को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल पहले हीजू की तारीफ तो करते हैं, देन उससे पूछते हैं कि तुम्हें तो पता होगा ना कि राजा साहब ने ये स्कूल क्यों बनवाया था। हीजू कहती है हाँ, ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। उसकी बात बीच में ही काटते हुए प्रिंसिपल कहते हैं हाँ वो तो एक था ही, पर हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। ये बोलकर वो अपने पास रखे एक एंटीक कप जैसा कुछ उठाकर हीजू से पूछते हैं कि पता ये किसने इन्वेंट किया था। किंग सेजोंग के जमाने के जांग योंगशिल ने। भले ही वो एक वैश्या का बेटा था, पर वो ब्रिलियंट था। ये बोलकर प्रिंसिपल वो कप हीजू दे देते हैं एक गिफ्ट के तौर पे, पर असल में प्रिंसिपल हीजू को ताना मार रहे थे, या कह सकते हैं उसकी जगह दिखा रहे थे, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। तो हीजू कप को लेकर काफी गुस्से में बाहर आती है और उसे फेंक के चली जाती है। देन हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हीजू कासल ब्यूटी नाम की कंपनी की सीईओ है। वो कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर रही थी, जहाँ वो सभी पे गुस्सा करती है क्योंकि उनका सेल्स उनके कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम हो गया था। एक डायरेक्टर कहता है कि पर हम अब भी इंडस्ट्री लीडर हैं और अभी प्रेफरेंस रैंकिंग में नंबर 1 है। वहीं हमारे राइवल कंपनी ने चीफ तरीके यूज किए, लॉन्च इवेंट के नाम पे 50% ऑफ कर दिया और एक फेमस सेलिब्रिटी के साथ ऐड बना के इनऑर्गेनिक तरीके से वायरल किया। हीजू कहती फिर भी हम सेल्स में उनसे हार तो गए ना, अब हमें उन्हें उनके ही तरीके से हराना होगा। उस सेलिब्रिटी ने हमारा ऑफर मना किया ना, तो उसकी कुंडली निकालो, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। फिर उसका क्या करना है वो तो तुम सबको पता ही है। देन वो उनके प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम को हाफ करने कहती है, ताकि सोल्ड आउट होने के डर से लोग फोमो में आगे खरीदने लगे और उनकी सेल्स बढ़े। डायरेक्टर कहता है कि अगर हम प्रोडक्ट्स को 50% कम कर दें तब तो हमें काफी लॉस होगा ना। हीजू कहती है पैसे मेरे हैं तो उनके साथ क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगी, आप लोग बस अपना काम करिए। तभी हीजू की सेक्रेटरी हेजोंग आती है कि आज उसे रॉयल किंग के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाना है और टाइमली पहुंचने के लिए उन्हें अभी ही निकलना पड़ेगा। जोसेon हीजू कहती है कि क्योंकि आज मैं पैलेस जा रही हूँ तो मैं हमारी कंपनी के लिए वहाँ एक क्रेजी बज़ क्रिएट करने वाली हूँ, तो तुम सब उसके लिए तैयार रहना और मेहनत करना। डायरेक्टर लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा। हीजू कहती है आर्टिकल्स लिखो यार, वीडियोस वायरल कराओ, रील्स पे, इंस्टा पे, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह बस कासल बेटी और मेरा ही नाम छा जाना चाहिए। और आर्टिकल्स लिखना जैसे कासल ग्रुप के वारिस को राजा साहब ने अपने बर्थडे बैंकेट में बुलाया, ऐसे ही तड़कते भड़कते हेडलाइंस छापते जाना। ये बोलकर वो पैलेस के लिए निकलती है। हेजोंग पूछती कि क्या आप सच में कासल ग्रुप को इनहेरिट करने वाली हो। हीजू कहती है नहीं, पर बोलने में क्या जाता है, शायद सच हो भी सकता है, और ऐसे रूमर्स फैलाना ही तो पीआर का काम होता है ना, तो इन आर्टिकल्स का तुम ध्यान रखना। देन हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस इयान के महल को, जहाँ वो अभी अभी हंटिंग से वापस आया है। तो वो फ्रेश हो रहा था, बाहर कोर्ट लेडीज उसका वेट कर रही थी। तभी उसका सेक्रेटरी ह्योन आता है और कोर्ट लेडीज से कहता है कि वो ग्रैंड प्रिंस को लेकर आ जाएगा। तो ह्योन आकर पूछता है कि आपने राजा साहब के बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट ले लिया। इयान उसकी और गन पॉइंट करते हुए कहता है कि सुबह से तो मैं बस खून ही देख रहा हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसके बारे में सोचने का, इसीलिए अब बस मुझे थोड़ा आराम करना है। ह्योन कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको राजा साहब के बर्थडे सेलिब्रेशन में तो जाना ही होगा, और आज के दिन तो आपको हंटिंग में भी नहीं जाना चाहिए था। अब तक तो आपको पैलेस में पहुंच जाना चाहिए था, और अब तक तो आप तैयार भी नहीं हुए, इसीलिए प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें पैलेस के लिए निकलना पड़ेगा। देन इधर हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ सारे रॉयल फैमिली मेंबर्स, एलीट लोग ट्रेडिशनल और फॉर्मल ड्रेसेस में आ रहे थे। वहीं अपनी रेड सुपर कार में एंट्री मारती है हीजू, जहाँ उसने सबसे अलग ड्रेस पहना था, जिसे देख सभी लोग उसके बारे में ही बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ सभी को फॉर्मल और ट्रेडिशनल ड्रेस में आना था। अब हीजू आते ही फुल सेलिब्रिटीज की तरह डिफरेंट पोजेस देने लगती है, जिसके साथ ही उसके वीडियोस फोटोज वायरल होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे वो सबसे अलग थी। रिपोर्टर्स बात करने लगते हैं कि हीजू सच में रेड ड्रेस में आ गई, जो देखकर ये सभी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि पैलेस में राजा के अलावा कोई भी रेड ड्रेस नहीं पहनता, इसीलिए वो आए हुए सारे गेस्ट में से सबसे यूनिक एंड अलग दिखती है। और वहीं उसकी टीम फुल पीआर चलाने में लगे हुए थे, आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, वीडियोस फोटोज हर जगह ट्रेंड कर रहे थे, जिससे उसके कंपनी के प्रोडक्ट सोल्ड आउट होते जा रहे थे।
तो अंदर सारे गेस्ट एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। वहीं हीजू अकेले ड्रिंक कर रही थी। ठीक उसी के पीछे 3 औरतें उसी के बारे में बात कर रहे थे। हीजू के बारे में बेचिंग करते हुए कह रहे थे कि ये वही लड़की है ना, कासल ग्रुप की दूसरी बेटी। दूसरी औरत कहती है बढ़िया ही कासल ग्रुप की बेटी, ये चेयरमैन सॉन्ग की नाजायज बेटी है जिसके बारे में इसके 10 साल होने तक किसी को पता ही नहीं था। फिर इसकी माँ जो चेयरमैन सॉन्ग की मिस्ट्रेस थी, उसने इसे चेयरमैन सॉन्ग के पास छोड़ दिया, इसीलिए कोई खानदानी लड़की नहीं है। इसके ड्रेसिंग सेंस, हरकतों से समझ तो आ ही रहा है। एक नाजायज लड़की से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न इसकी कोई इज्जत है, न परिवार की फिक्र है। जो सब सुनकर हीजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपना ड्रिंक खत्म करके गिलास तोड़ के पीछे मुड़कर उन्हें चीयर्स कहती है, जो देकर वो तीनों भाग जाती है। तभी हीजू का हाफ ब्रदर तेजी उसे चिढ़ाने आता है, क्योंकि इस क्वार्टर हीजू की कंपनी की सेल्स जो डाउन हुई थी। हीजू कहती है तू अपनी कंपनी की फिक्र कर और सामने से हट। हीजू कहते हैं अपने बड़े भाई की थोड़ी रेस्पेक्ट तो किया कर, लोग सही कहते हैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हीजू कहती है अगला आदमी इज्जतदार होना भी तो चाहिए। और जहाँ तक रही मेरे कंपनी की सेल्स की बात, मुझे तुम्हारी तरह चीप हरकतें करने की जरूरत नहीं है। खुद का लॉस करके अपनी सेल्स नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी कंपनी आज भी प्रेफरेंस सर्वे में टॉप है, जहाँ तक तुम कभी नहीं पहुँच सकते। हीजू कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अपनी आइडेंटिटी को तो नहीं छुपा सकती ना, भले ही कंपनी की सीईओ बन गई हो, रहोगी तो नाजायज ही। हीजू कहती है कुत्तों की तरह बकबक करते हो, टाई की जगह कल से पट्टा पहन के निकला करो, सूट करेगा तुम पे। ये बोलकर उसकी टाई को टाइट कर देती है। तभी कोर्ट लेडी सभी को अंदर बुलाने आती है। तो अंदर सभी लोग टेबल पे खाने के लिए बैठते हैं। सामने बैठे हुए थे राजा, जो की एक 8 साल का बच्चा था, जिसके बगल में थी उसकी माँ यानी रानी माँ, और राजा के लेफ्ट साइड का तख्त खाली था, जो जगह थी हमारे मेन लीड यानी ग्रैंड प्रिंस इयान की, जो की था एक्टिंग किंग यानी राज प्रतिनिधि। क्योंकि राजा माइनर है, इसीलिए राजा के बिहाफ पे ग्रैंड प्रिंस इयान सारा काम देखता है। तो इयान है लिटिल किंग का चाचा, यानी छोटा राजा इयान के बड़े भाई का बेटा है, और रानी माँ इयान की भाभी है। तो यहाँ सभी लोग इयान के आने का ही वेट कर रहे थे। तो कुछ ही देर में इयान भी यहाँ पहुँच जाता है। तो इयान अपने हंटिंग वाले कपड़ों में ग्रैंड एंट्री मारता है। अब इयान को यहाँ देखकर ही क्वीन मदर यून का फेस गुस्से वाला हो जाता है। इयान को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तो वो सभी के बीच में से चल के राजा के सामने आता है। तो लिटिल किंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब उसे हंटिंग वाले कपड़ों में देखकर काफी लोग बातें कर रहे थे कि आखिर ये राजा के बर्थडे में हंटिंग वाले ड्रेस में क्यों आया है, जो बात उससे क्वीन मदर भी पूछती है। तो इयान कहता है कि ये मुझे राजा जी ने ही गिफ्ट किया था, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? राजा कहता है चाचू आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। क्वीन मदर कहती है फिर भी तुम्हें इवेंट का ख्याल करके उसके मुताबिक ड्रेस चूज करने चाहिए थे, और वैसे भी हंटिंग का सीजन तो चला गया। इयान कहता है हंटिंग का कोई एक सीजन नहीं होता, आप मुझे बाद में लेक्चर दे सकती है, फिलहाल तो मुझे बैठना चाहिए ताकि हमारे मंत्रीगण और मेहमान भी बैठ सके। ये बोलकर वो अपनी तख्त पे बैठ जाता है। वहीं हीजू भी इयान को ही देख रही थी। तो यहाँ सभी लोग खाना शुरू करते हैं। बाहर सेलिब्रेशन चालू होती है। कोरिया में आज पूरी रात राजा के बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन चलने वाले थे। वहीं राजा अपने सारे बर्थडे सेरेमनीज वगैरह कर रहे थे। एक पेपर में उन्हें अपने विशेस लिखनी थी, जिसमें वो अपनी माँ की हेल्थ हमेशा ठीक रहे ये विश करते हैं। चाचू इयान की भी अच्छे हेल्थ की विश करते हैं और सारी जनता के लिए खुशियाँ विश करते हैं। हीजू रॉयल लेक के पास फायरवर्क्स देख रही थी। तभी सामने इयान आता है एक सेरेमनी पूरा करने, जिसमें बहुत सारी फायरवर्क्स होती है, जहां हीजू इयान को ही देख रही होती है। देन प्राइम मिनिस्टर मैन हीजू को देखकर उससे बात करने आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हीजू उसे पिंक कपड़ों में देखकर थोड़ा टीज करती है। तो मैन कहता है क्योंकि अब मैं रॉयल कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे तो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे ना, वरना दूसरे मिनिस्टर्स मेरी जान खा जाएंगे। देन मैन हीजू की काफी तारीफ करता है, क्योंकि उसके लीडरशिप में कास्टल ब्यूटी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। देन पूछता है ये ड्रेस तुमने जानबूझकर ही पहना है ना, क्योंकि तुम तो जानती हो कि पैलेस में रेड पहनना अलाउड नहीं है। हीजू कहती है उससे मुझे क्या, मैं कोई लॉ तो नहीं तोड़ रही। मिन कहता है थोड़ा संभल के ही रहना, वरना कंट्रोवर्सी हो सकती है। तभी इयान का सेक्रेटरी मिन को कुछ कहने आता है, जो सुन मिन चला जाता है और इयान को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। उसे देखकर पूछता है कि आप अकेले ऐसे किसी को बिना बताए क्यों चले जाते हैं? इयान कहता है क्यों, क्या तुम्हें डर है कोई मुझे मार डालेगा? मिन कहता है नहीं, मुझे फिक्र है आपके सेक्रेटरी ह्योन का, वो आपकी फिक्र में किसी दिन जरूर मरेगा, इसीलिए आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। इयान उससे अचानक से पूछता है कि तुम शादी कब कर रहे हो? मिन कहता है अचानक से शादी की बात कहाँ से आई, और आपको मेरी शादी करवा के यहाँ से निकालने की इतनी जल्दी क्यों है? इयान कहता है इसका उल्टा ही है, शादी मेरी होने वाली है। जो सुन मिन थोड़ा हैरान होता है। इयान कहती है भाभी हर रोज मेरी शादी के लिए अलग अलग लड़कियों के रिश्ते भेज रही है, इसलिए लगता है शायद जल्दी ही मेरी शादी होने वाली है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मैन तुम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, क्योंकि 8 साल की उम्र में राजा साहब तो अपने फैसले नहीं ले सकते, न ही कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। मेरी शादी होती ही मुझे पैलेस छोड़ना पड़ेगा, और बाहर इतनी दूर से मैं राज्य प्रतिनिधि का काम नहीं संभाल सकता। इसीलिए जो सारी ड्यूटीज अब तक मैं करता था, जैसे इतने सारे चैरिटी इवेंट्स में जाना, इंटरनेशनल डेलीगेशंस को होस्ट करना, कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विजिट करना, और सबसे बोरिंग मिलिट्री सेरेमोनीज अटेंड करना, ये सब कुछ फिर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। मिन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। जिस पे इयान कहता है फिर मेरी भाभी को रोको, अपना वेटो पावर यूज करो। रॉयल फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग रॉयल मैरिज के लिए रॉयल कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है, तो जब भाभी मेरी शादी का प्रस्ताव देगी तब तुम अपना वेटो पावर यूज करके उन्हें मना करना। ये बोल के जाने लगता है। मिन कहता है ये मुझे पहले ही बता देते, बेकार में ही मुझे डरा दिया। हीजू उधर नेटवर्क ढूंढते हुए एक रेस्ट्रिक्टेड जगह पे आ जाती है। नेटवर्क था नहीं, क्योंकि पैलेस के आसपास के सारी एरिया में नेटवर्क पूरी तरह से कट ऑफ कर दिए गए थे। तभी इयान वहाँ आ जाता है, पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? हीजू अपना
अपना सर झुका के उसे ग्रीट करती है। इयान नीचे आकर पूछता है नाम। हीजू माफी मांगते हुए कहती कि मैं रास्ता भूल गई थी। इयान फिर पूछता है नाम और रिश्ता क्या है तुम्हारा पैलेस से। तो हीजू अपना नाम बताती है। इयान कहती है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है पैलेस से। तो इयान उसकी ओर आते हुए कहता है कि रॉयल फैमिली और पैलेस के स्टाफ के अलावा यहाँ किसी का भी आना मना है, तो तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। हीजू घबराते हुए अपना सर झुका लेती है। तो इयान कहता है मेरे 3 गिनने से पहले अगर तुम चली गई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ कभी आई थी। हीजू एक्साइट होकर कहती है सच में, जिस पे इयान थोड़ा और करीब आकर कहता है कि इतना तो मैं अपने जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। ये बोलकर काउंटडाउन शुरू करता है, पर जैसे ही 3 गिनता है पैलेस की तरफ से एक ब्लास्ट की आवाज आती है। जो सुन वो हीजू को संभाल के जाने के लिए कहकर पैलेस की ओर जाता है। तो अंदर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। इयान को ये सब देखकर अपने 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक याद आता है, जब ऐसे एक फायर इंसिडेंट में पिछला राजा यानी इयान का बड़ा भाई मारा गया था, जिससे वो काफी घबरा जाता है और लिटिल किंग को ढूंढने जाने ही वाला था। तभी मिन वहाँ पहुँचता है। पीछे से क्वीन मदर आकर इयान को थप्पड़ मार देती है, जो देखकर हीजू, प्राइम मिनिस्टर मिन सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्वीन मदर कहती क्या तुम अब एक और राजा की जान लेना चाहते हो। जो सुन अगेन ये सभी हैरान होते हैं, पर तभी पीछे से लिटिल किंग अपनी माँ को बुलाता है। तो क्वीन मदर अपने बच्चे के पास चली जाती है, पर ये रॉयल फैमिली डायनामिक देखकर ही जो हैरान रह जाती है। आग को काबू में लाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मिन पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ा देता है और प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कहता है ताकि वो लोग कोई रूमर्स ना फैलाए। तो इस फायर इंसिडेंट में किसी को भी कोई चोट नहीं लगी थी, सब अंडर कंट्रोल आ चुका था। पर मिन को इस फायर इंसिडेंट पे डाउट होता है, क्योंकि 3 साल पहले ऐसे एक फायर इंसिडेंट में पिछले राजा की मौत हुई थी। अभी अभी तो रॉयल फैमिली में सब कुछ स्टेबल हुआ था, इतने में ही एक और फायर इंसिडेंट, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। ये बोलकर सिक्योरिटी को ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। हीजू भी बाहर आती है। सेक्रेटरी हेजोंग उससे पूछती है कि इतनी जल्दी आप बाहर कैसे आ गई। तो हीजू उसे फायर इंसिडेंट के बारे में बताती है। जो सुन हेजोंग तो प्रिंस यान के बारे में पूछने लग जाती है कि वो तो ठीक है ना। हीजू पूछती है कहीं तुम प्रिंस यान की फैन तो नहीं हो ना, जो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है। ये बोलकर उसे घर चलने कहती है। हेजोंग पूछती है ग्रैंड प्रिंस यान के साथ आपका कोई पंगा है क्या, मतलब वो भी रॉयल एकेडमी ऑफ कोरिया से ही पढ़े हैं, तो कहीं स्कूल में उन्होंने आपको बुली वुली तो नहीं किया ना, जो आप उनको पसंद नहीं करती। हीजू कहती है तुम्हें लगता है कोई मुझे बुली कर भी सकेगा। हेजोंग कहती है फिर आप उन्हें हेट क्यों करते हो। हीजू कहती है बस ऐसे ही, जिससे हमें 2009 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ये लोग रॉयल एकेडमी ऑफ कोरिया में पढ़ते थे, जहाँ हीजू एक रात चोरी छुपके आर्चरी रेंज आई थी प्रैक्टिस करने, लेकिन वो एक भी बुल्स आई हिट नहीं कर पाती। तभी पीछे से इयान आकर पूछता है कौन हो तुम। हीजू से देखकर डर के भागने लगी थी। इयान कहता है कि अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भाग के कोई फायदा नहीं है, पकड़ी जाओगी, जो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। इसलिए बताओ नाम क्या है और कहाँ से हो। हीजू नाम बताती है और कहती है 9th ग्रेड जुजाक हाउस से। इयान कहता है तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने स्कूल के रूल को तोड़ा है। हीजू कहती है मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी थी, क्योंकि एग्जीबिशन मैच आने वाला है। इयान कहता है तो क्या तुम रूल्स तोड़ोगी। 10th ग्रेड से नीचे वालों को रात 11 बजे के बाद डॉर्मेट्री से निकलना मना है, ये पता है ना, और इस रूल को तोड़ने पे 20 डिमेरिट पॉइंट मिलेंगे, ये भी जानती हो। और दिए हुए टाइम से ज्यादा कोई स्कूल प्रॉपर्टी यूज करने से पहले प्रिंसिपल का अप्रूवल लेना पड़ता है, और इस रूल का उल्लंघन करने पे 10 डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं। जिस पे हीजू कहती है तो प्रिंस आप भी यहाँ है, तो इसका मतलब आपको भी डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। जो सुन इयान प्रिंसिपल का अप्रूवल लेटर निकालता है, कहता है कि मैं तो अप्रूवल के साथ आया हूँ। हीजू पूछती है ये तुम्हें मिला कैसे, जबकि प्रिंसिपल ने खुद मैच के चक्कर में ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए मना किया था। और तो और यहाँ की चाबी किसी दूसरे स्टूडेंट के पास कैसे मिली। वो यहाँ की चाबी दिखाते हुए कहती है कि ये चाबी 9th ग्रेड के रियू मिनसॉक के पास थी। अगर ये आर्चरी रेंज यूज करना मना ही होता तो फिर उसके पास ये चाबी कहाँ से आई, जिसको दिखाकर वो क्लास में शो ऑफ करता रहता था, इसलिए मैंने उससे ये चुरा लिया। किसी के पास आर्चरी रेंज की चाबी है, तुम्हें इतनी आसानी से प्रिंसिपल की परमिशन मिल गई, जो शायद मुझे कभी भी नहीं मिलती। इसलिए डिमेरिट पॉइंट का लेक्चर तो मत ही दो मुझे, मैं बस इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहती हूँ। जो फैसिलिटीज मेरे राइवल्स को मिलती है मैं वो लेकर रहूंगी। यान कहता है तो इसके लिए क्या तुम उनके लेवल पे गिर जाओगी। हीजू कहती है बिना प्रैक्टिस के हारने के बजाय मैं गलत तरीके का यूज करके अपना हक छीन कर जीतूंगी। ये बोलकर जाने लगती है, पर फिर वापस आकर यान को ग्रीट करके चली जाती है। जो देख इयान स्माइल करता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, इसी मोमेंट को याद करके हीजू इयान को कहती है कितना रूड था। अगले दिन क्वीन मदर इयान से मिलने आती है और कल उसे थप्पड़ मारकर वो सब कहने के लिए सॉरी कहती है कि अपने बेटे की सलामती के फिक्र में मैंने बिना सोचे समझे कल आप पे हाथ उठाया और कुछ गलत बातें बोली। इयान कहता है प्राइम मिनिस्टर मिन कुछ एक्शन लेने वाले थे, खैर आपको जब अपनी गलती का एहसास है तो मैं उन्हें समझा दूंगा। क्वीन मदर कहती है सबको बस आपकी ही चिंता है, राजा की कल किसी को चिंता नहीं थी। पैलेस में आग लगी थी, राजा की जान जा सकती थी, पर सबको चिंता थी आपके चेहरे पे लगे कट की। इयान कहता है तो क्या आप उसके लिए मुझे ब्लेम करती है। क्वीन मदर कहती है हाँ, क्योंकि आप राज्य प्रतिनिधि हैं, राजा का सारा काम तो आप ही करते हैं। इयान कहता है तो क्या आप चाहती हैं कि हमारे 8 साल के राजा को सारी जिम्मेदारियां दे दी जाए, जो पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए तो मुझे राज प्रतिनिधि बनाया गया। और वैसे भी एक राज प्रतिनिधि के पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती। पर क्वीन मदर को फिक्र थी इयान के इन्फ्लुएंस की, क्योंकि राजा से ज्यादा इयान का बोलबाला था। इयान के बस एक बार कहने पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक कोई भी काम कर देते हैं। तो इनके कहने का मतलब था कि इयान ने राजा को ही ओवरशैडो कर दिया है। ये सुन इयान को अपना बचपन याद आता है, जब उसे एग्जाम
एग्जाम में 100 में 100 मिला था, तब भी उसके पिताजी खुश नहीं हुए थे। इवन तभी कह दिया था कि वो बस ग्रैंड प्रिंस है, क्राउन प्रिंस नहीं। यानी बचपन से ही तय था कि राजा इयान का बड़ा भाई ही बनेगा और इयान कभी भी राजा नहीं बनेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, इयान पूछता है आपको मुझसे चाहिए क्या? क्वीन मदर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा राजा के साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह साथ खड़े रहो। इयान कहता है मैं वही तो कर रहा हूँ। देन क्वीन मदर कहती है तो फिर शादी के लिए मान जाओ और मेरी पसंद की लड़की से शादी करो। ये करके साबित करो कि तुम हमेशा राजा के साथ हो। इधर हिजू के लिए भी उसके डैड ने एक रिश्ता देखा था, जिसके लिए हिजू साफ मना करती है क्योंकि उस लड़के में कुछ भी खास नहीं था, वो बस एक छोटी सी कंपनी का सीईओ था। हिजू कहती है कम से कम मेरे बराबर का तो कोई ढूंढो। तभी तेजू और उसकी वाइफ आते हैं जो कहते हैं तुम्हारे लायक सबसे बेस्ट रिश्ता यही मिला। हिजू समझ चुकी थी कि ये लोग शादी के बहाने उसे बस फैमिली से निकालने का सोच रहे थे। तेजू की वाइफ कहती कि हमने बहुत अच्छे खानदानों में कोशिश की तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने का, पर क्या है ना वो लोग हर छोटी छोटी डिटेल तक पता करते हैं, इसके बाद सभी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, जिससे वो हिजू के नाजायज होने का टॉन्ट मार रही थी। जो सुन हिजू भी उसे कहती कि फिर तुमने इस तेजू जैसे लूजर से कैसे शादी कर ली, जिससे भाई बहनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। हिजू साफ कह के चली जाती कि मैं तो इस लड़के से शादी नहीं करने वाली। इधर ह्योन को क्वीन मदर की बात सुनकर हैरानी होती है। वो कहता है कि अब तक तो क्वीन मदर आपकी शादी करने के ही खिलाफ थी और अब वो आपकी शादी कराना चाहते हैं, वो भी उनकी पसंद की लड़की के साथ। ये मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। यान ने क्वीन मदर को कोई जवाब नहीं दिया था, इसीलिए वो भी बस इस बारे में सोच ही रहा था। इधर हिजू की तो शादी वाली बात से दिमाग खराब हुआ बैठा था, इसीलिए वो तो सारे डायरेक्टर्स पे गुस्सा निकाल रही थी। तो हिजोंग उसे शांत कराती है और बताती है कि उसे प्रोफेशनल और पर्सनल चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। इधर इयान कुछ दिन के लिए रॉयल पैलेस छोड़कर अपने प्राइवेट रेसिडेंस जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात होती है मिस्टर इम्प्योंग से, जो कि थे क्वीन मदर के पिताजी, जो इनके रॉयल कोर्ट के एक मिनिस्टर भी थे। तो इयान के अपने प्राइवेट रेसिडेंस में जाने वाली बात सुनकर मिस्टर इम्प्योंग कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा अगर आप पे कोई मुसीबत आ गई तो। इयान कहता है मुझे लगा था आप खुश होंगे मेरे पैलेस से जाने से, पर आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया मेरी फिक्र जताकर। ये बोलकर वो अपने प्राइवेट रेसिडेंस के लिए निकल जाता है। तो मिस्टर इम्प्योंग क्वीन मदर से मिलने आते हैं, जहाँ क्वीन मदर को तो अब भी लग रहा था कि वो फायर इंसिडेंट इयान ने ही करवाया था। वो यही शिकायत कर रही थी कि इयान को कोई कुछ भी नहीं कहता, वो अपनी मनमानी करता है। तो मिस्टर इम्प्योंग कहते हैं कि ग्रैंड प्रिंस इयान को सभी लोग पसंद करते हैं। अपने पेरेंट्स और भाई को खोने के बाद भी वो अपने छोटे भतीजे के लिए राज प्रतिनिधि बनकर काम कर रहा है, रॉयल फैमिली के वारिस की रक्षा कर रहा है, रॉयल क्राउन की रक्षा कर रहा है, जिसपे क्वीन मदर कहती है कि यही तो इशू है। इधर हिजू अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढ रही थी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके डैड किसी आरे गहरे के साथ उसकी शादी करा ही देंगे। पर हिजू को अपने जितना काबिल कोई मिल ही नहीं रहा था, तो वो हेजोंग को पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन तक सबकी मैट्रिमोनी प्रोफाइल चेक करने कहती है, पर कोई बात नहीं बन रही थी। हिजू तंग आके कहती है कि मैं ज्यादा थोड़ी मांग रही हूँ, बस कोई ऐसा मिले जो मेरे स्टेटस के बराबर हो। इतना भी कुछ इम्प्रेसिव नहीं चाहिए, बस मेरी ब्यूटी, काबिलियत और स्टैंडर्ड मैच करे। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई रॉयल खानदान ढूंढ रही हूँ। ये बोलकर वो रुक जाती है, उसे कुछ आइडिया आता है। इधर इयान अपने प्राइवेट रेसिडेंस में होता है, जहाँ यौन आकर उसे कुछ आर्टिकल्स दिखाता है, जिसमें कुछ रॉयल मिनिस्टर्स और पब्लिक इयान के खिलाफ थोड़े नारेबाजी कर रहे थे राजा के बर्थडे सेलिब्रेशन पे हंटिंग वाले कपड़े पहन के आने के लिए। यौन कहता है मैंने इसीलिए तो मना किया था आपको कि ये पहन के मत जाइए। इयान पूछता है कि उस रात के फायर वाले इंसिडेंट को लेकर कोई नई खबर है क्या? यौन कहता है कि अब तक तो ऐसा कुछ नहीं है। इयान कहता है शायद जल्दी ही मेरा नाम एक और बार ट्रेंड करेगा। इधर हिजू के ऑफिस में इयान के काफी चर्चे चल रहे थे, क्योंकि इयान कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं था। हेजोंग इयान की तारीफ करते हुए हिजू के पास आती है, बताती है कि ग्रैंड प्रिंस इयान अभी हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं, उन्हें लेके इंसेन हाइप है। तो उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हुए हिजू कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। हिजोंग पूछते कि आखिर आप ग्रैंड प्रिंस इयान के बारे में क्या सोच रही हैं? जो सुन हिजू स्माइल करती है। इधर ह्योन परेशान हुए जा रहा था, क्योंकि इयान को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रहा था, इसीलिए वो इयान से एक स्टेटमेंट इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आपका कोई दूसरा इरादा नहीं था ग्राउंड प्रिंस के बर्थडे पे वो हंटर वाला ड्रेस पहनने का। पर इयान इन न्यूज आर्टिकल्स पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर हिजोंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ग्रैंड प्रिंस इयान से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? हिजू कहती क्यों नहीं? हिजोंग कहती कहीं आपने कुछ पिया विया तो नहीं है ना? हिजू कहती है सोच के देखो, मेरी जितनी काबिल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और अमीर ग्रैंड प्रिंस इयान को कहाँ कोई लड़की मिलेगी। हेजोंग कहती है कि आपने ये बात किसी और को बताई नहीं ना? हिजू कहती नहीं, पर मैंने इयान से मिलने के लिए एक रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजी है। तो ग्रैंड प्रिंस इयान से मिलने के लिए एक रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, जिसे वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही वो इयान से मिल सकता है। तो इयान के पास काफी सारी ऑडियंस रिक्वेस्ट आई थी, पर वो सभी को रिजेक्ट कर देने के लिए कहता है। इयान बताता है कि उनमें से एक कासल ब्यूटी की सीईओ भी है, सॉन्ग हिजू, पर इयान उसके रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर देता है। हेजोंग कहती है तो होना ही था, इतना आसान थोड़ी है ग्रैंड प्रिंस इयान से मिलना, और आपने तो कोई रीजन भी नहीं दिया था उनसे मिलने का। हिजू कहती है तो क्या लिखूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हेजोंग कहती है तो बिल्कुल भी मत लिखना। हिजू कहती है तो कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। अब इयान ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की थी, ना ही वो किसी मिनिस्टर से मिल रहा था, जिससे क्वीन मदर तो उससे और ज्यादा चिढ़ जाती है। इधर ह्योन बताता है कि मैं सॉन्ग हिजू ने फिर से एक ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजी है, पर इस बार दूसरे नाम से।
पिछली बार लिखा था सॉन्ग हीजू CEO ऑफ कैसल ब्यूटी, इस बार लिखा है कैसल ग्रुप के चेयरमैन सॉन्ग की दूसरी बेटी। इयान फिर से रिजेक्ट करने कहता है। इस तरह से हीजू और 10-15 बार रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन हर बार इयान उसे रिजेक्ट कर देने के लिए कहता है। तो बार बार रिजेक्ट होकर हीजू परेशान होती है और उधर इयान भी परेशान होता है। तभी हीजू को याद आता है कि बर्थडे वाली रात जब वो पैलेस के एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी, तब इयान ने कहा था कि मेरे 3 गिनने से पहले अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारे यहाँ आने के बारे में भूल जाऊंगा। इतना तो मैं अपने जूनियर के लिए कर ही सकता हूँ। जिससे उसे एक आइडिया था, वो इस बार लिखती है एज इयान की जूनियर बोल के। योन आकर इयान को बताता है कि मिस हीजू ने फिर एक रिक्वेस्ट भेजी है, पर इस बार लिखा है कि आपकी जूनियर हीजू को सीनियर ग्रैंड प्रिंस इयान से थोड़ी गाइडेंस चाहिए। जो सुन इयान काफी सरप्राइज होता है, स्माइल करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने कहता है। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड देखकर हीजू तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और शाम को सज धज के इयान के प्राइवेट रेसिडेंस पहुंच जाती है, जिसके इयान से मिलने की खबर क्वीन मदर तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनकी एक स्पाई इयान के प्राइवेट रेजिडेंस में मेड है। इधर फाइनली दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। इयान कहता है समझ नहीं आ रहा तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, तुमने इतने सारे नाम से जो रिक्वेस्ट भेजी थी, तो बताओ मुझसे क्यों मिलना था। हीजू अपने बैग से एक रेड कलर का लेटर जैसा कुछ निकालती है, उसे इयान के सामने रखकर कहती कि मुझे आपको प्रपोज करना था, चलिए शादी कर लेते हैं। जो सुन इयान शॉक्ड एंड सरप्राइज दोनों होता है। यहीं पे हमें एक एपिलॉग सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस के बर्थडे वाली शाम जब इयान रॉयल लेक के पास फायरवर्क्स जलाने आया था, तब दोनों ने ही एक दूसरे को देखा था। फिर 2009 में आर्चरी रेंज को लेकर हीजू ने जब को इतना कुछ सुना दिया था, तब अगले दिन वो स्कूल में काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि उसने ग्रैंड प्रिंस और रॉयल फैमिलीज की इंसल्ट करी थी। तो उसे डर था स्कूल से निकाले जाने का और पनिशमेंट का। पर तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे बुलाती है एक अनाउंसमेंट के बारे में बताते हुए, जहां इयान के कहने पर अब से आर्चरी रेंज सभी के लिए हर टाइम खुला रहेगा और सभी को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जो देखकर हीजू काफी सरप्राइज्ड हुई थी। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। शुरुआत होती है 2009 के इनके स्कूल के एक फ्लैशबैक से, जहाँ इनका आर्चरी कॉम्पिटिशन हो रहा था। रेड हाउस में थे हीजू और मिन, वहीं ब्लू हाउस में था प्रिंस इयान और रियू मिन सेओक, जहाँ वो हीजू के बारे में कमेंट पास कर रहा था। जो सुनकर इयान को काफी गुस्सा आता है, तो वो उसे डांट कर चुप करा देता है और वार्निंग देता है दोबारा ऐसा कभी ना करने के लिए। देन इनका मैच शुरू होता है, जहां लगभग हर राउंड में इयान की टीम लीड कर रही होती है और हीजू की टीम सिर्फ 1 पॉइंट से उनके नीचे थी। मैच देखने के लिए इयान के पिताजी यानी राजा भी आए थे, पर वो इयान को अच्छा परफॉर्म करता थे कुछ खास खुश नहीं होते, जो इयान नोटिस करता तो है ही। देन आता है आखिरी राउंड। इयान की टीम लीड कर रही थी 102 पॉइंट्स के साथ, वहीं हीजू की टीम थी 101 पे। तो आखिरी तीर चलाने हीजू और इयान ही आते हैं, जिसमें हीजू 9 पॉइंट स्कोर करती है, जिससे उसकी टीम 110 पॉइंट्स पे होती है। अब सबकी निगाहें इयान पे ही थी, तो इयान अपना एरो शूट करता है, जिसके साथ ही ये फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, हीजू इयान को शादी के लिए प्रपोज करती है। इयान स्माइल करता है, थोड़ी देर उसे देखने के बाद कहता है इसमें तुम्हारे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हीजू पूछती है आप सरप्राइज नहीं हुए, शायद आपको कई सारे रिश्ते आए होंगे। इयान कहता है हाँ, पिछले 2 दिन में 10 से ज्यादा रिश्ते आए हैं। तो बताओ तुम्हारे क्या टर्म्स हैं, मैं पर्सनली उन्हें सुनने के बाद ही डिसाइड करूंगा। हीजू कहती है मेरे पास बहुत सारा पैसा है। जो सुन इयान तो हंसने ही लग जाता है, कहता है मुझे लगा था तुम कुछ क्रिएटिव बोलोगी। हीजू कहती है इसके लिए क्रिएटिविटी को क्यों वेस्ट करना, अरेंज्ड मैरिज तो ऐसे ही होती है। पैसा, स्टेटस और फैमिलियरिटी देखकर मेरी फैमिली के बारे में पता ही होगा आपको। मैं इंटेलिजेंट हूँ, सक्सेसफुल हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है जो थोड़ा डम है, इसीलिए वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, इसीलिए आपको इन लॉज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इयान कहता है और क्या। हीजू कहती है मेरी काफी थिक स्किन है, इसीलिए मुझे क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन से खुद की आइडेंटिटी को लेकर इतनी सारी बातें सुनी है, इसीलिए मुझे किसी के भी क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरे नाजायज होने की वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता होगा। इसलिए डोंट वरी, मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको कभी भी क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़े। एक ह्यूमन शील्ड की तरह मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी किसी भी क्रिटिसिज्म से। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, जिसका ब्लेम मैं खुद पे ले लूंगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इयान पूछता है और कुछ। हीजू कहती है ब्यूटी। इयान कहता है और। हीजू कहती है और क्या चाहिए आपको। तभी हम देखते हैं बाहर दरवाजे पे एक मेड जिसका नाम था इरम, वो बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ यौन आता है, तो उसे कहती है कि वो ग्रैंड प्रिंस के लिए हर्बल टॉनिक लेकर आई थी। यौन उसे जाने के लिए कहता है और वो खुद हर्बल टॉनिक अंदर लेकर जाता है, जो इयान उसे रखकर बाहर जाने कहता है। सीन कट होता है। इधर क्वीन मदर भी इयान के लिए लड़की देख रही थी। अगले दिन हीजू तो बहुत खुश होकर ऑफिस आती है, तो हीजू उनसे पूछती कि आखिर कल हुआ क्या ग्रैंड प्रिंस इयान ने हाँ कर दिया। जिस पे हीजू कहती है नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जैसे फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इयान उसे मना करता है। रीजन पूछने पर बताता है कि कुछ है जिसे वो पैसे, इंटेलिजेंस और ब्यूटी से ज्यादा वैल्यू करता है। हीजू पूछती है और वो क्या है। इयान कहता है कि अगर मैंने बताया तो तुम क्या मुझे वो दे पाओगी। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, हीजू पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए था। हीजू कहती है प्यार, भाई साहब को प्यार करके शादी करनी है। हीजू कहती है ग्रैंड प्रिंस तो काफी रोमांटिक निकले। हीजू कहती है रोमांटिक माई फुट। हीजू कहती है फिर मैं कोई नया प्रोफाइल ढूंढती हूँ। हीजू कहती है उसकी जरूरत नहीं है। हीजू कहती है कि आप फिर से ट्राई करोगी, आप तो सीरियस भी नहीं थी इस प्रपोजल को लेकर। हीजू कहती है क्या तुम्हें लगा मैं सीरियस नहीं हूँ। हीजू कहती है अगर होती तो आप ग्रैंड प्रिंस के सामने ये नहीं कहती कि मेरे पास पैसा है, पावर है और एक बेवकूफ भाई है। इवन डिवोर्स तक की बात कर दी आपने पहले ही मीटिंग में। हीजू बताती है कि उसने ये जानबूझकर किया क्योंकि उसे यकीन है कि ग्रैंड प्रिंस को उसके जैसी ही लड़की पसंद आएगी, जो थोड़ी अलग हो और रिबेलियस हो, ग्रैंड प्रिंस इयान की तरह। जैसे इयान खुद राजा के बर्थडे के दिन फॉर्मल कपड़ों की जगह हंटर वाले कपड़े पहन के आ गया था, जो उस इवेंट के लिए नॉर्मल तो नहीं था। इसीलिए मैंने सोच समझ कर ही ऐसा किया। तो जब
जब इतना किया ही है तो एक और ट्राई करना तो बनता है। इसीलिए हीजू अपने एक मैनेजर से मिलती है जिसकी पहचान रॉयल पैलेस में काफी लोगों से है। तो वो उसे कुछ काम करने कहती है। तो वो मैनेजर अपने सारे कनेक्शंस वगैरह लगाता है और ग्रैंड प्रिंस इयान के सारे शेड्यूल्स के बारे में पता कर लेता है कि वो कब कहाँ जाता है, क्या करता है। उन सारी जगहों का पता लगाकर एक लिस्ट करके हेजोंग के हाथों हीजू तक पहुंचा देता है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ हीजू पहुंच जाती है एक हॉर्स राइडिंग फील्ड पे जहां इयान ऑलरेडी हॉर्स राइड कर रहा था। हीजू को यहाँ देखकर वो तो काफी हैरान होता है। हीजू आते ही उससे फ्लर्ट करने लग जाती है कि हमें मिले बस 2 ही दिन हुए पर मैंने आपको बहुत मिस किया। वैसे आप यहाँ कैसे, आप तो रॉयल ग्राउंड में राइड करते होंगे। इयान कहता है वहाँ थोड़ा सफोकेटिंग लगता है, जिसपे हीजू उसे थोड़ी टीज करते हुए कहती है कि वो तो यहाँ भी लग सकता है मेरे साथ। ये कहकर स्माइल करके आगे चली जाती है। अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट में अकेले खाना खा रहा था, तभी वहाँ अचानक हीजू पहुंच जाती है। तो उसे ऐसे अचानक यहाँ देखकर वह हैरान होता है। हीजू एक आंख मारते हुए कहती कि आपको कल ही देखा पर फिर भी बहुत मिस किया। देन पूछती आप तो रॉयल डाइनिंग हॉल में खाना खाते हो, फिर यहाँ कैसे। यान कहता है कुछ दिन के लीव पे हूँ। हीजू थोड़ा फ्लर्टी टोन में कहती कि मैं भी। जोसन वो उठ के जाने लगा था, जो देख के हीजू कहती कहाँ जा रहे हैं। कैट शेल्टर होम में वॉलंटियर करने। यान कहता है तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत कैसे की। हीजू कहती हाँ किया तो, आपने ही कहा था ना कि आपको प्यार करके शादी करनी है। तो हाँ मैंने की है जरूरत आपका दिल जीतने की। ये बोल के यान को फ्लाइंग हार्ट्स देती है। ये सब सुन के यान को तो काफी क्रिंज फील होता है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। हीजू तो इसे हर जगह फॉलो करती है, लाइक ड्राइव करते टाइम, मूवी हॉल में, जॉगिंग करते टाइम, और हर जगह हीजू तो बस फ्लर्ट करने में ही लगी हुई थी। यान को थोड़ा थोड़ा अच्छा तो लग ही रहा था, क्योंकि अगले दिन जब वो कहीं जा रहा था तो काफी कॉन्शियस लग रहा था अपने ड्रेस को लेके। इवन ह्योन से पूछता भी कि मैं सही तो लग रहा हूँ ना। जब वो हर जगह आ ही रही है तो मुझे हर पल अच्छा तो लगना ही चाहिए। इधर हीजू की भाभी उसे कॉल करके बताती है कि आज उसे एक ब्लाइंड डेट पे जाना है। अगर मना किया तो डैड कैसल ब्यूटी बंद करने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए हीजू को जाना ही पड़ता है। तो हीजू उसे रॉयल आर्ट गैलरी में मिलने जाती है। तो उसका नाम था जुन। वो कहता है कि मिस हीजू आपके डैड से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, जैसे आपको आर्ट बहुत पसंद है, इसलिए आप एक आर्ट्स फाउंडेशन भी चलाते हैं। हीजू उसे भगाने के लिए कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है। जो सुन के ही जुन चुप हो जाता है। देन हीजू कहती कि तो बताओ कब शादी करनी है, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में। जुन कहता है इतनी जल्दी, एक दूसरे को अच्छे से थोड़ा जान लेना चाहिए। हीजू कहती है वैसे भी ये अरेंज मैरिज है, इसमें क्या जानना है, वैसे भी मैं जानती हूँ तुम मेरे पापा की इस प्लान के पार्ट हो। जुन पूछता है वो कैसे। हीजू कहती है मेरे पापा मुझे कंपनी से निकालने की फिराक में है, तो अगर मैंने किसी पावरफुल फैमिली में शादी की तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तब मैं पहला काम जो करूंगी वो होगा मेरे निकम्मे भाई को कंपनी से निकालना। तो बताओ तुम ये करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी वहाँ ह्योन आ जाता है, उन दोनों को देख लेता है। तो हीजू बस उसे थोड़ा हाय हेलो करती है। देन जुन खुद ही शादी से पीछे हट जाता है। इधर ह्योन आकर यान को बताता है कि आज मैंने मिस हीजू को एक लड़के के साथ देखा, वो तो काफी कूल है। आपसे रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने तुरंत ही एक और लड़का ढूंढ लिया, जो सुन डेफिनेटली यान को अच्छा तो नहीं लगता। ह्योन फिर कहता है कि उसे लगा था कि शायद क्वीन मदर ने हीजू को भेजा है। यान कहता है ऐसा नहीं हो सकता, कि मेरी भाभी की फैमिली से 4 क्वींस आई हैं, इसलिए उनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है, इसलिए वो हीजू को अपने साथ कभी नहीं मिलाएंगी। ह्योन कहता है कि आपको क्या लगता है उन दोनों में से कौन जीतेगा। यान कहता है क्या मतलब। ह्योन कहता है मैंने मिस हीजू के बारे में थोड़ा पता किया है, कुछ खास तो नहीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने आके आपको प्रपोज किया वो काफी अलग तो है। कोई दोस्त नहीं है, जो है उनकी सेक्रेटरी है, जिसके साथ वो हर जगह जाती है, पर उनका टेम्पर बहुत हाई है। मैंने सुना वो स्कूल टाइम से ही काफी गर्म दिमाग की थी, ऐसा कोई नहीं था जिनसे वो ना लड़ी हो। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो आज तक कभी हारी भी नहीं है, जो बात तो सही थी, इसलिए यान भी स्माइल करता है, क्योंकि उसने ये खुद देखा भी है। तो ह्योन कहता है कि एक तरीके से मिस हीजू और क्वीन मदर काफी सिमिलर है, जो सुन यान भी कुछ सोच रहा होता है। इधर हमें क्वीन मदर को दिखाया जाता है, जिनके फ्लैशबैक से पता चलता है कि 3 साल पहले इनके हस्बैंड यानी राजा अपने राजा के पद को छोड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक लेटर भी लिखा था। लेकिन तब क्वीन मदर काफी गुस्सा हो गई थी। वो कहती हैं कि इससे अच्छा होता अगर आप मर जाते, आप ऐसा नहीं कर सकते, राजकुमार का सोचिए। राजा उनकी बात बिना सुने अपने राजगद्दी छोड़ने वाले फरमान पे अपना मोहर लगा देते हैं, जिससे गुस्सा होकर क्वीन मदर वो लेटर जला देती है और कहती है कि फिर मैं आपको मरा हुआ देखना पसंद करूंगी। ये बोलकर वो जलता हुआ लेटर उनके सामने फेंक के चली जाती है। तो उसी जलते हुए लेटर की वजह से उस दिन पैलेस में आग लगी थी, जिससे राजा की मौत हुई थी। तो अपने बड़े भाई यानी राजा के मरने के बाद यान वहाँ पे पहुंचा था। तब से यान को नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें वो यही सपना देखता है जिसमें उसकी भाई की मौत हुई थी। तो इसी नाइटमेयर के साथ यान सोकर उठता है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, तो ह्योन उसे कुछ दवाई लाकर देता है। इधर आज जूनियर किंग को फ्लावर ऑफ ऑनर नाम का एक अवार्ड सेरेमनी में जाना था। अब क्योंकि यहाँ लीव पर था, इसीलिए जूनियर किंग को अकेले ही जाना था। तो क्वीन मदर उसे मोटिवेट करती है आज के काम के लिए, ताकि वो दिखा सके कि वो बिना यान के भी काम कर सकता है। इवन जब जूनियर किंग अपने यान अंकल के बारे में पूछता भी है, तो क्वीन मदर कहती है उसे अंकल बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही ये कर सकते हो। अब वो हाँ तो कहता है, लेकिन वो काफी घबराया हुआ था। आखिरकार वो एक बच्चा ही तो था, जिसकी फिक्र इधर यान को भी होती है। इधर हीजू भी इस अवार्ड सेरेमनी में आई होती है, क्योंकि उसे भी यहाँ अवार्ड मिलने वाला था। पर इधर जूनियर किंग काफी परेशान बैठा था, क्योंकि वो थोड़ा घबराया हुआ था। ऊपर से उसके सिक्योरिटी गार्ड वाले राजा के लिए रखे हुए स्नैक्स तक खा जा रहे थे, इवन उसके साइड में आकर बैठ तक जा रहे थे। तभी यहाँ पे यान पहुंच जाता है और इन सब के अच्छे से क्लास लगाता है। उसे यहाँ देखकर जूनियर किंग काफी ज्यादा खुश होता है।
तो हमें पता चलता है कि उसने ही घबरा कर यान को कॉल किया था। तो यान उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है वो हर पल उसके साथ ही रहेगा, तो उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में यान जूनियर किंग को लेकर बाहर आता है, पर वो इतने सारे कैमरास को देखकर घबराने लगता है। तो यान उसका हाथ होल्ड करता है, उसे स्टेज पे ले आता है, जहाँ एक एक करके अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। हिजू को बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिलता है। जूनियर किंग उसे फ्लावर ऑफ ऑनर पहनाता है, वहीं यान उसे एक बुके देता है। तो हिजू उसे फिर से कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। जो सुन यान इस बार ब्लश करता है, पर अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेता है। हिजू उसे कहती है कि कोई और प्राइज नहीं मिलेगा क्या? यान कहता है वो ऑलरेडी आपके सर पे है। हिजू कहती है ये तो राजा जी की तरफ से था, कुछ और भी है जो आप मुझे दे सकते हैं। तभी फोटोज खींचने की बारी आती है, तो सभी लोग सामने देखने लगते हैं। वहीं यान तो हिजू को देखकर स्माइल करता है। हिजू बाहर होटल में आकर बहुत सारे फोटोज वगैरह खींचती है, पोस्ट करती है, काफी सारे हैशटैग्स लगाती है, जिनमें से एक था हैशटैग ग्रैंड प्रिंस यान हार्ट इमोजी के साथ। इधर मेन को जब पता चलता है हिजू को अवार्ड मिलने वाली बात, तो वो उसे कांग्रेचुलेट करने निकलता है वेन्यू की ओर। वहीं इधर यान जूनियर किंग को पैलेस भेज देता है। वहीं उसकी तबीयत थोड़ी और खराब लग रही थी, इसीलिए वो यहीं होटल में रुक जाता है। हिजू भी इसी होटल में रुकने वाली होती है। तभी यहाँ मेन आता है, उसे कांग्रेचुलेट करता है सेलिब्रेट करने के लिए। दोनों लंच पे जाते हैं। यहाँ भाई की बातों से हमें पता चलता है कि मेन हिजू को पसंद करता है, अभी से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से, पर बता नहीं पाया था। इधर यान की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाती है, तो यान कुछ मेडिसिन लेकर होटल वापस आता है। तभी लॉबी में उसकी मुलाकात होती है हिजू से, क्योंकि वो भी होटल में ठहरी हुई थी। अब यान को यान की कुछ ज्यादा फिक्र हो रही थी। ऊपर से उसने इस बारे में किसी को भी रॉयल फैमिली में बताने से मना किया था, और अकेले यान क्या करेगा समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो हिजू को बता देता है। तो हिजू अपने भरोसेमंद एक डॉक्टर को बुलाती है, जो यान को चेक करते हैं और मेडिसिन वगैरह सब प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हिजू उन्हें थैंक यू कहती है, इस बात को सीक्रेट रखने कहती है। इधर क्वीन मदर जूनियर किंग पे काफी गुस्सा करती है, इवन यान से और ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि यहाँ भी सारा लाइमलाइट यान को मिल गया, क्योंकि आर्टिकल्स में यान के बारे में कुछ ज्यादा ही मेंशन किया हुआ था, और उन्हें अपने बेटे में अपना हस्बैंड दिख रहा था, क्योंकि जूनियर किंग भी अपने डैड की तरह ही डरपोक लग रहा था। क्वीन मदर यान को ढूंढने कहती है, तो उनकी चमची कहती है कि यान का पता उन्होंने लगा लिया है। यान ने शाम से कुछ खाया नहीं था, इसलिए हिजू उनके लिए खाना ले आती है। यान शेयर करता है कि वो कितना घबरा गया था जब ग्रैंड प्रिंस यान अचानक से बेहोश हो गए थे। हिजू पूछते फिर आपने किसी को बताया क्यों नहीं? यान बताता है कि मुझे ग्रैंड प्रिंस ने ही मना किया था, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बारे में पता चलते ही सब लोग परेशान हो जाएंगे, तरह तरह के रूमर्स फैल जाएंगे, काफी लोगों को परेशानी होगी, और खास करके उन्हें अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लोग बात कर ही रहे थे, तभी ह्योन को पता चलता है कि क्वीन मदर उनके रूम की ओर आ रही है। तो ह्योन हिजू को जल्दी से छुपने कहता है, और फिर क्वीन मदर के लिए दरवाजा ओपन करता है, जहाँ वो सीधे यान के रूम में घुस जाती है, जहाँ यान अपने बाथरूम में बाहर आता है। वो ह्योन से कहता है कि इन्हें बाहर वेट करने कहो, क्योंकि मैं प्रॉपर कपड़ों में नहीं हूँ। क्वीन मदर खुद बाहर चली आती है, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है सोफे पर रखे लेडीज पर्स पे, जिसे देख वो गुस्से में फिर से यान के कमरे के अंदर आ जाती है, जहाँ वो यान को हिजू के साथ बात करते देख लेती है। तो वो गुस्से में कल यान को रॉयल पैलेस आने कहती है, इसका एक्सप्लेनेशन देने। अगली सुबह हिजोंग हिजू को कॉल करती है और होटल से बाहर निकलने से मना करती है, और बताती है कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है, क्योंकि इधर सोशल मीडिया न्यूज चैनल हर जगह यान और हिजू के रिलेशन के बारे में आर्टिकल्स छप रहे थे। कोई अफेयर बता रहा था, कोई सीक्रेट लवर्स कह रहा था, कोई कहता है इनकी शादी होने वाली है, कोई कहता है हिजू ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। इनके सेम होटल के बाहर के फोटोज वायरल हो रहे थे। वहीं हिजू तो ये सब पढ़ के हंस रही होती है कि ये लोग क्या क्या लिख देते हैं। इनको बार बार रिपोर्टर्स के फोन आ रहे थे, जिनको हैंडल करते करते हिजोंग परेशान हो रही थी। वहीं इधर क्वीन मदर ये सब देख के खुश हो रही थी, क्योंकि अब सभी लोग यान को क्रिटिसाइज करेंगे ग्रैंड प्रिंस के स्कैंडल में इन्वॉल्व होने के लिए। पर हिजू तो इधर बिंदास बैठी हुई थी। हिजोंग कहती है आप इतनी काम कैसे रह सकती हैं? क्या आपको सच में नहीं पता ग्रैंड प्रिंस यान हमारे देश के सभी लोगों के लिए कौन है, क्या है? याद है ना पिछली बार जब आपने एक आइडल को डेट किया था, तब आपको कितनी हेट मिली थी उसके क्रेजी फैन से। तो अब सोचो ग्रैंड प्रिंस यान जो पूरे देश के लिए इतने बड़े एक पर्सनैलिटी है, उनके फैंस कितने होंगे और वो क्या क्या कर सकते हैं। पर हिजू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जिससे हिजोंग तो उस पर गुस्सा करे जा रही थी। इधर मेन सिचुएशन हैंडल करने निकलता है। हिजू और यान दोनों को कॉल कर रहे थे, पर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। ह्योन यान को रॉयल पैलेस ले जाने के लिए तैयार होता है, पर यान अपने प्राइवेट रेजिडेंस चलने कहता है और हिजू को भी कॉल करके बुलाता है। हिजू तो बड़ी बिंदास होकर आती है, पर हिजोंग घबरा रही थी। तो हिजू अकेले यान से बात करने आती है, उसके फीवर के बारे में पूछती है। यान कहते हैं सब ठीक है। हिजू फिर से कहती है कि हालांकि हम लोग कल ही मिले, पर मैंने फिर भी आपको काफी मिस किया। यान उससे माफी मांगता है, स्कैंडल में वो भी फंस गई उसके लिए, एंड पूछता है कि पता तुम्हें क्या चाहिए। हिजू कहती है अगर मैंने बताया तो क्या आप दे सकते हैं? यान कहता है मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। हिजू कहती है जो मैं चाहती हूँ वो पाना काफी मुश्किल है। देन उसे प्रपोज करने के लिए जो रेड क्लॉथ में वो कुछ लाई थी उसे खोलती है, जिसमें होता है एक फ्लावर ऑफ ऑनर, जो हिजू को मिला था 2009 वाली आर्चरी कंपटीशन में, जब उसने यान को हराया था। यानी एपिसोड की शुरुआत में जो आर्चरी कंपटीशन दिखाई थी, जिसमें हिजू ने 9 पॉइंट स्कोर किए थे और आखिरी तीर चला रहा था यान, जिसमें उसने स्कोर किया था 7, जिससे हिजू ने उसकी टीम जीत गई थी। पर हिजू को तभी पता था कि यान ने ये जानबूझकर हारा था। हिजू कहती आप उस दिन जानबूझकर हारे थे, मैं आपकी जगह होती तो मुझे बहुत बुरा लगता कि जिसे मैं हरा सकती हूँ उसे जानबूझकर हार जाऊँ। तो देन वो उसे अपने भाई की बेवकूफियों के बारे में बताती है, किस तरह से उसे स्कूलों से निकाला गया, कितनी कंपनीज डुबा दी, पर उसके डैड और बोर्ड मेंबर्स मरे जा रहे हैं उसे कासल ग्रुप चलाने देने के लिए, और मुझे मेरे पोजीशन से हटाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। आपको क्या लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो लड़का है इसीलिए, या फिर क्या वो जायज बेटा और मैं नाजायज बेटी हूँ इसीलिए? पर अब मुझे समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि उसने एक नोबल फैमिली में शादी की है,
इसीलिए मैं भी ऐसी एक पावरफुल फैमिली में शादी करना चाहती हूँ। यान कहता है कि फिर तुम बस मेरे टाइटल के लिए शादी करना चाहती हो? हिजू कहती है हाँ, क्योंकि इस टाइटल के ना होने की वजह से मैंने अनगिनत अपॉर्चुनिटीज खोई है। इस पर यान कहता है कि फिर तैयार हो जाओ ग्रैंड प्रिंस की वाइफ बनने के लिए, क्योंकि अब तुम्हें पूरे देश का सामना करना पड़ेगा। जो सुन हिजू स्माइल करते हैं। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान शादी के लिए मान जाता है, पर कहता है कि उससे पहले देख तो लो तुम क्या कर सकती हो। हिजू कहती है रॉयल पैलेस के लिए कुछ पैसे डोनेट कर दूं क्या? यान कहता है नहीं, स्कैंडल की वजह से पब्लिक का जो ओपिनियन बना है हमारे लिए उसे बदल के दिखाओ, क्योंकि पैलेस इस मैटर को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं बोलेगा। हिजू कहती है तुमने तो मुझे काफी डरा ही दिया था, लेकिन ये तो काफी आसान है। तो हिजू अपने पीआर टीम को काम में लगा देती है। दिन शाम को इयान हिजू को लेकर रॉयल पैलेस पहुंचता है। बाहर ऑलरेडी मीडिया खड़ी हुई थी। इयान हिजू का हाथ होल्ड करके पैलेस के अंदर जाता है, जिससे तो इनकी हेडलाइंस बनते जाती है। वहीं हिजू की पीआर टीम्स तो इन पे आर्टिकल छाप रहे थे। रील्स, यूट्यूब वीडियो, मेकअप ट्यूटोरियल्स तक बना रहे थे। जैसे हिजू के इस मेकअप ने चुराया ग्रैंड प्रिंस इयान का दिल, ये सब बोल के वीडियोस पे वीडियोस बन रहे थे। तो इयान हिजू के साथ जैसे ही पैलेस के अंदर आता है, कोर्ट लेडी इयान को बताती कि क्वीन मदर ने उसे बात करने बुलाया है। तो इयान हिजू को यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने कहता है। हिजू कहती मैं यहाँ अकेले कहाँ जाऊंगी। इयान प्यार से उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? चिंता मत करो, तुम मेरे कमरे में जाके आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर क्वीन मदर से मिलने चला जाता है, जो यहाँ भी उनकी ही बारे में आर्टिकल्स देख रही थी, जिसमें सब कुछ पॉजिटिव ही लिखा हुआ था। तभी इयान पहुंचता है। क्वीन मदर कहती है स्कैंडल के लिए तुम्हें माफी मांगना चाहिए, लेकिन तुम तो उस लड़की को रॉयल पैलेस तक ले आए, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो बताओ तुम्हारे इस रिलेशनशिप के बारे में कब मना कर रहे हो? इयान कहता है इसमें मना करने जैसा कुछ नहीं है, मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में कंफर्म करने के लिए हिजू को यहाँ लाया हूँ, इवन हमारी शादी को भी कंफर्म करने के लिए। जो सुन क्वीन मदर तो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखती। वहीं इयान को पता था कि वो स्कैंडल वाली न्यूज के पीछे क्वीन मदर का ही हाथ था। तो इयान बाहर आता है और अपने कमरे की ओर जाता है, जहाँ कर वो देखता है कि हिजू जूनियर किंग को नूडल्स खिला रही थी। जूनियर किंग को काफी पसंद आता है, लेकिन थोड़ा स्पाइसी था। इयान उससे पूछता है कि आप इस वक्त यहाँ कैसे? हिजू कहती है इन्हें नींद नहीं आ रही थी। इस पे इयान उससे कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो जूनियर किंग उसे वही बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आ गया। इयान पूछता है फिर आप नूडल्स क्यों खा रहे थे? जूनियर किंग हिजू की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इन्होंने कहा कि पेट भरा होने से नींद अच्छी आती है। तो इयान कोर्ट लेडी को बुला के जूनियर किंग को उसके कमरे तक छोड़ने कहता है। तो हिजू इयान से कहते है कि तुमने उसे पूरा खाने तक नहीं दिया, एक बाउल रामियोन खाने से क्या हो जाता? इयान कहता है कि अगर उनका पेट खराब हो जाता तो सारा ब्लेम तुम पे आता, जिससे क्वीन मदर गुस्सा हो जाती। फिर सोच लो वो क्या करती। और एक बात, क्वीन मदर हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। हिजू कहती है इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था, पर ये थोड़ा मुझे बुलिंग टाइप क्यों लग रहा है, जैसे मेरे इन-लॉज मुझे बुली कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा सच में हुआ तो तुम किसकी साइड लोगे? मान लो अगर कभी मेरा और क्वीन मदर का झगड़ा हो गया तो तुम किसकी साइड लोगे? इयान कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारी। ये हिजू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इयान उसके और करीब आते हुए कहता है क्योंकि मुझे लोगों के सामने ये दिखाना तो पड़ेगा ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मैं अपने फैमिली के खिलाफ भी जा सकता हूँ, तभी तो उन्हें यकीन होगा ना हमारी शादी पे। देन इयान उसे अपनी रॉयल आईडी टैग देता है इमरजेंसी सिचुएशन में उस तक पहुंचने के लिए। फिर इयान की थोड़ी बहस हो जाती है कोर्ट लेडी से, जो रूल के अकॉर्डिंग उसे बता रही थी कि हिजू उनके साथ उनके कमरे में नहीं रुक सकती, इसके बजाय वो पैलेस के मेड्स क्वार्टर में रुक सकती है। पर इयान साफ मना करता है कि वो कोई मेड नहीं है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हिजू मेरे साथ यहीं रुकेगी, आप बस उसके लिए कुछ कपड़े ले आइए। तभी हिजू आती है बहुत ही क्यूट सी टोन में कहती है कि 100% कॉटन वाले कपड़े लाना। तो हिजू इयान के साथ ही उसके बेड पे सोने लगी थी। इयान कहता है कि तुम सोफे में नहीं सो सकती क्या? हिजू कहती है नहीं, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। तो बीच में बहुत सारे कुशन से बॉर्डर बनाकर दोनों सोने का ट्राई कर रहे थे। अब हिजू जब बेड से उठने को तैयार नहीं होती तो इयान ब्लैंकेट अपनी ओर खींचने लग जाता है। तो फिर दोनों में ब्लैंकेट को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिससे उनकी आवाज को सुनकर बाहर कोर्ट लेडीज कुछ और ही समझ लेते हैं। अगली सुबह इयान को हियोन उठाने आता है, क्योंकि काफी देर हो गई थी। हिजू तो अपने ऑफिस तक चली गई थी, जहाँ वो जानबूझकर कल रात वाली ड्रेस में ही ऑफिस आती है, ताकि फिर से गॉसिप शुरू हो जाए कि हिजू डायरेक्ट पैलेस से ही ऑफिस आई है, यानी रात को वो पैलेस में ही रुकी थी। इधर मिस्टर इम्प्योंग जूनियर किंग से मिलने आते हैं। तो जूनियर किंग अपने दादाजी को बताता है कि उसे रात को अच्छे से नींद नहीं आई। इम्प्योंग पूछते हैं कि क्या तुम्हें फिर से अपने पिताजी का सपना आया? जूनियर किंग हाँ कहता है, जिससे मिस्टर इम्प्योंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ साल पहले का, जहाँ इयान के बड़े भाई की शादी होने वाली थी, जिसका नाम था ईवान, जो अपने शादी वाले दिन भी काफी घबराया हुआ था। वो इम्प्योंग से कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है, जिसपे इम्प्योंग कहता है कि आपको घबराना नहीं चाहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तभी वहाँ पे इयान आता है। इम्प्योंग उसे ईवान के पास जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर इयान उसकी बातों को इग्नोर मार के सीधे जाकर ईवान का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब से जो भी होगा तुम्हें खुद वो सब संभालना होगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जूनियर किंग भी कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, जिससे इम्प्योंग को भी जूनियर किंग में उसके पिताजी की ही छवि दिखाई देती है। तो वो इसे भी कहता है कि डोंट वरी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इधर हिजू अपने ऑफिस में बैठ के कमेंट्स पढ़ रही थी। अच्छे कमेंट्स की तारीफ कर रही थी, बुरे वालों को गालियां दे रही थी, पर ज्यादातर अच्छे ही थे, क्योंकि उसका पीआर टीम जो काम में लगा हुआ था, जिसकी वजह से अभी उसकी कंपनी सारे सेल्स रिकॉर्ड तोड़ रही थी। तभी वहाँ पे उससे मिलने के लिए
मिन आता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में ग्रैंड प्रिंस इयान से शादी करने वाली हो। हीजू हाँ कहती है। मिन कहता है कि पर तुम दोनों तो अभी ही मिले हो। हीजू कहती है पर मैं हर टाइम इयान के साथ ही रहना चाहती हूँ और मैंने सुना कि रॉयल फैमिली जबरदस्ती इयान की शादी कराने वाले थे, इसीलिए मुझे अभी उससे शादी करनी पड़ेगी जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रॉयल कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते तुम्हें हमारी शादी को अप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि मिन के पास ये वेटो पावर है। अब मिन कोई जवाब तो नहीं देता लेकिन ये साफ दिख रहा था कि वो खुश नहीं लग रहा है। इधर इयान का काम ट्रिपल हो जाता है। एक तो उसे जूनियर किंग की सारी ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती थी, दूसरा उसके छुट्टी में रहने की वजह से उसके काम बढ़ गए थे और तीसरा क्वीन मदर का काम भी उसे ही अब करना पड़ेगा क्योंकि क्वीन मदर ने अपने आप को बीमार घोषित कर दिया है, जो कि उनका एक प्लान था। क्योंकि जब रॉयल फैमिली का कोई मेंबर बीमार होता है तो रॉयल फैमिली में कोई सेलिब्रेशन नहीं होती, ना ही उनके ठीक होने तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर की जाती। तभी उसे हिजू का कॉल आता है जो उसे उनके लिए लिखा गया आर्टिकल्स के बारे में ही बता रही थी। तभी कुछ इयान की क्रेजी फैन गर्ल्स हिजू पे अंडे फेंक के मारती है और उसे बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है, लाइक हमारे ग्रैंड प्रिंस इयान को तुमने फंसाया, उनसे दूर रहो। तो उन्हें सबक सिखाने के लिए हिजू कॉल काट देती है जिससे इयान को उसकी काफी फिक्र होती है। इधर हिजू उन लड़कियों को बड़े ही प्यार से धमकी देकर समझा देती है और उनसे माफी मंगवा के उन्हें जाने देती है। इधर मैं चर्च में प्रे करने आया था जहाँ वो प्रीस्ट को बताता है कि मैंने किसी के लिए कुछ गलत प्रे किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो चीज हो, जिससे उसका मतलब था कि हिजू की शादी इयान से ना हो। तभी एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है इनके स्कूल टाइम का, जब हिजू रियो मिनसियोक के डेस्क से आर्चरी ग्राउंड की चाबी चुरा रही थी। तब मिन ने उसे देखा था, इवन उसे टीचर से बचाया भी था। हिजू जब अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो अपने डैड को बाहर खड़ा हुआ देखती है तो दोनों बात करने बैठते हैं। डैड उसे याद दिलाते हैं कि कुछ ही दिनों में तेजू की माँ की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, जिससे हमें हिजू का एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब हिजू पहली बार मिस्टर सॉन्ग के घर के बाहर मिली थी, एक मेड उसे अंदर लेकर आती है और मिस्टर और मिसेस सॉन्ग को बताती है कि ये काफी टाइम से बाहर खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है। तेजू की माँ उसे बहुत प्यार से पूछती कि तुम कौन हो बेटा और इतनी रात को हमारे यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो हिजू घबराते हुए बताती है कि मिस्टर सॉन्ग ही मेरे पापा हैं। तो अपने पति के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर और नाजायज बच्ची के बारे में पता चलते ही तेजू की मॉम को बहुत बड़ा शॉक लगता है और इसी शॉक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसी रीजन की वजह से हिजू के डैड उसे बचपन से ही पसंद नहीं करते थे। अब उन्होंने हिजू को अपने घर में रहना तो दिया पर कभी भी उसकी केयर नहीं की। तेजू के बराबर कुछ मांग लेती तो उसे लालची कहकर भगा देते थे, पर इतना सब के बाद भी हिजू ने कभी भी अपने आप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया और ज्यादा मेहनत किया और अपनी कंपनी को टॉप पे पहुंचा दिया। कासल ग्रुप के वैल्यूएशन को कितना गुना बढ़ा दिया। इतना सब कुछ के बाद भी मिस्टर सॉन्ग ने हिजू का नाम अपने विल में डाला तक नहीं। तो प्रेजेंट में उसके डैड उसे कंपनी छोड़ने के लिए कहते हैं। हिजू कहती है अगर मैंने नहीं छोड़ा तो क्या कर लेंगे? डैड कहते हैं कि तुम्हें फैमिली से बेदखल कर दूंगा। हिजू कहती है ट्राई करके देख लीजिए पर हारना तो आपको ही है। अब हिजू काफी सैड थी क्योंकि उसे अपने डैड की बातों का काफी बुरा लगा था। तभी उसे यान का कॉल आता है तो वो तुरंत अपने एक्सप्रेशन एंड टोन चेंज करके यान को सॉरी कहती है थोड़ी देर पहले उसका कॉल काटने के लिए। पर तभी यान सामने से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? जो सुन हिजू के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई उसकी केयर कर रहा था। यान फिर कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो हिजू कहती है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, हम कल बात करते हैं। यान को उसकी काफी फिक्र होती है। तो कुछ देर बाद हिजू के घर की डोरबेल बजती है। काफी देर से वो डोरबेल बजा ही रहा था। हिजू गुस्से में एक बेसबॉल बैट उठाकर डोर खोलने जाती है तो सामने यान होता है। हिजू हैरानी से पूछती है कि तुम यहाँ इस वक्त कैसे आ गए? क्या तुम्हारा यहाँ आना अलाउड भी है? किसी ने देखा तो नहीं ना यहाँ आते हुए? यान कहता है तुम घर में बेसबॉल खेलती हो क्या? हिजू कहती है कि वो मेरे कई सारे दुश्मन है ना, इसलिए रखना पड़ता है। तो यान अंदर चला आता है, उसके लिए वो खाना लेकर आया था। हिजू कहती है कि तुम ये कॉम्बो खुद पिक करके लाए हो? यान कहता है हाँ। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ आने से पहले वो सबवे स्टोर में रुका था जहाँ उसने ये बर्गर्स देखे थे जिसका नाम था सॉन्ग हिजू कॉम्बो, जिसके साथ लिखा हुआ था सीड्यूस द प्रिंस, जिसे देखकर दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि जिस रात इनका स्कैंडल वायरल हुआ था तब हिजू यही बर्गर्स खरीद कर लाई थी, इसलिए शॉप वालों ने इसका नाम सॉन्ग हिजू कॉम्बो रख दिया था। इधर ह्योन ग्रैंड प्रिंस यान को ढूंढते हुए परेशान हो रहा था क्योंकि वो तो अपने रूम में था ही नहीं। यान कहता है कि मुझे लगा था तुम थोड़ी डाउन फील कर रही हो इसीलिए मैं आया था, पर तुमने इतने चाव से खाना खत्म किया, देख के लग रहा है कि सब ठीक है। हिजू कहती आज का दिन तो बहुत बुरा था, मैं डाउन तो फील कर रही थी। दिन भर में मुझे कितने सारे हेट कमेंट्स आए, मेरे डैड ने मुझे बेदखल करने की धमकी दी, तुम्हारे क्रेजी फैंस ने मेरे सर पे अंडे मारे, वो भी मेरे ही अपार्टमेंट के नीचे। यान पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कहीं और चोट तो नहीं लगी? हिजू फिर से उसे देखते हुए खो जाती है। इधर क्वीन मदर जूनियर किंग के बर्थडे वाली रात की कुछ फोटोज एंड सीसीटीवी फुटेजेस देख रही थी जिसमें उसे हिजू की फोटोज मिल जाती है। जब वो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी तो वो अपने रॉयल सिक्योरिटी को कॉल करती है और एक इन्वेस्टिगेशन करने कहती है। इधर यान के प्राइवेट रेसिडेंस में सारे मेट्स भाग के बाहर आती है जहाँ हम देखते हैं कि यान हिजू को अपने साथ ले आया था, जहाँ वो बताता है कि आज से हिजू यहीं कुछ टाइम तक रहेगी। तो हिजू उनके सामने यान की कुछ ज्यादा ही करीब आने का नाटक करने लग जाती है। वहीं यान अपने स्टाफ को हिजू का ख्याल रखने के लिए कहता है तो मैनेजर किम हिजू को उसके रूम तक छोड़ने आता है। तो हिजू को सब कुछ समझाने के बाद वो उससे पूछता है कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? हिजू कहती है मैं सॉन्ग या मेरे नाम से बुलाना। मैनेजर किम कहते हैं कि फिर तो मैं आपको रानी जी कहकर बुलाऊंगा। ये कहकर गुड नाइट विश करके चला जाता है। तभी
तभी हीजू को यान का कॉल आता है। वो पूछता है तुम्हें वो रूम ठीक तो लगा ना? हीजू कहती है हाँ अच्छा है, जैसे किसी हिस्टोरिकल ड्रामा के सेट पे पहुंच गई हूँ ऐसा लग रहा है। देन पूछती है अब तक तुम सोए नहीं? यान कहता है कुछ काम कर रहा हूँ। हीजू कहती है फिर मैं कुछ हेल्प करने आ जाती हूँ। तो हीजू यान के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उससे पूछती है कि क्या मैं सच में आपसे यहीं रहने वाली हूँ? यान कहता है हाँ। हीजू कहती है वो मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ ना, इसीलिए यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और यहाँ से मेरा ऑफिस भी काफी दूर पड़ेगा। यान कहता है अजीब तो तब लगता जब मैं तुम्हें आने वाली किसी मुसीबत के लिए वहीं छोड़ के आ जाता। हीजू फिर कुछ कहने जा रही थी तो यान कहता है कि तुम तो मेरी हेल्प करने आई थी, तो क्या तुम हेल्प कर रही हो? हीजू कहती है मुझे रॉयल एंसेस्ट्रल राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कभी अपनी फैमिली तक के एंसेस्ट्रल राइट में नहीं गई। तो यान पूछता है बताओ तुम्हें क्या जानना है? हीजू पूछती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? यान कहता है ये थोड़ा लेट नहीं हो गया ये पूछने के लिए? हीजू कहती है हमने कल ही तो डिसाइड किया ना शादी का, इसीलिए मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। यान कहता है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, कह सकते हैं कोरिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन हो, तो इससे रॉयल फैमिली को काफी हेल्प मिलेगी। दूसरा रीजन है ब्यूटी। हीजू कहती है अच्छा तो जो मैंने कहा था तुम वही कह रहे हो, तो तीसरा रीजन क्या होगा? इन लॉज तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे यही ना? यान कहते नहीं, थर्ड रीजन है कि अगर मैंने कभी राजगद्दी पे बैठने का सोचा तो सब लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, पर मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी। अगले दिन यान इन सारे रॉयल मेंबर्स एंसेस्ट्रल राइट्स परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे। उसी मौके का फायदा उठाकर क्वीन मदर रॉयल सिक्योरिटी को यान के रेसिडेंस भेज देते हैं हीजू से पूछताछ करने उसे लेकर आने के लिए। हीजू सो रही थी, मैनेजर किम अगर उसे उठाते हैं तब तक रॉयल सिक्योरिटी अंदर चले आते हैं। हीजू के रूम का सारा सामान वो लोग सीज कर लेते हैं। हीजू पूछती है कि मेरे खिलाफ कोई ऑफिशियल वारंट है क्या आपके पास, और वैसे किस लिए ये सब किया जा रहा है? चीफ उसे जूनियर किंग के बर्थडे वाली रात का फुटेज दिखाता है जिसमें हीजू रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी, जिसके बाद ही वो फायर इंसिडेंट हुआ था। हीजू कहती है मैं रास्ता खो गई थी, पर इसका मतलब थोड़ी कि मैंने आग लगाई थी। चीफ कहते हैं कि इसीलिए आपको पूछताछ करने के लिए हमारे साथ चलना होगा। आपने एक बार पब्लिकली कहा था कि रॉयल फैमिली पर टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद होते हैं, किसी को इस राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहिए, इसके लिए आपने गिलोटिन तक को ले आने की बात कर दी थी। और जहाँ तक रही वारंट की बात, तो रॉयल्टी एंड स्पेशलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बिना वारंट के हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जिससे रॉयल फैमिली को खतरा हो, इसलिए प्लीज कोऑपरेट। तो वो लोग छानबीन शुरू करते हैं, चीजें सीज करने लगते हैं। इवन इधर हीजू के ऑफिस में भी रॉयल गार्ड्स पहुंच गए थे और उसके ऑफिस की चीजें सीज हो रही थी। हीजू यान को कॉल करने की कोशिश करती है पर कोई कॉल पिक नहीं करता। मैनेजर किम बताता है कि एंसेस्ट्रल राइट्स के दौरान सबके फोन बाहर रखे होते हैं, तो हीजू हेजोंग को कॉल करती है, उसे यान के पास जाने कहती है। वहीं वो मैनेजर किम को यान का वो रॉयल आईडी टैग देकर उसे यहाँ की खबर देने भेजती है। क्योंकि हेजोंग एक सिविलियन है इसीलिए उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता, इसीलिए हीजू ने रॉयल आईडी टैग के साथ मैनेजर किम को भेजा। इधर हीजू को रॉयल पैलेस ले जाया जाता है। अब वो डर तो काफी रही थी लेकिन वो फुल स्वैग में जाती है। इधर हेजोंग पहुंच जाती है एंसेस्ट्रल राइट्स वाले जगह पे, पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। पर तभी मैनेजर किम पहुंच जाता है रॉयल आईडी टैग के साथ, जिससे दोनों अंदर चले जाते हैं। पर अब भी एंसेस्ट्रल राइट्स जारी थी, इसीलिए वो लोग यान को बुला तो नहीं सकते थे। तभी वो यॉन को देखती है तो वो उसके पास पहुंच जाती है, उसे सारी बातें बताती है। इधर हीजू को रॉयल पैलेस लाया जाता है और सीधे क्वीन मदर के ऑफिस की ओर ले जा रहे थे। पर तभी यान पहुंच जाता है। यान चीफ से पूछता है कि आप यहाँ कैसे, बिना राजा साहब या मेरे परमिशन से आप यहाँ कैसे आए? तभी पीछे से क्वीन मदर आती है, कहती है कि मैंने परमिशन दिया क्योंकि मैंने सुना कि उस फायर इंसिडेंट की प्राइम सस्पेक्ट को पहचान लिया गया है। अब वो भागना चाहिए या एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना करे, इसीलिए मैंने ही चीफ को परमिशन दिया मिस सॉन्ग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर आप यहाँ कैसे आए? यान पूछता है कि हीजू के खिलाफ कोई एविडेंस है? क्वीन मदर कहती है कि राजा साहब के बर्थडे वाली रात हीजू जो लाल कलर की ड्रेस पहनकर आई थी वो राजा के इंसल्ट के बराबर था। फिर पार्टी में उसने लोगों को धमकाया और डराया था, और तो और उस फायर इंसिडेंट के टाइम वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में थी। यान कहता है ये कोई एविडेंस नहीं हुआ। क्वीन मदर कहती है कि भले ही ना हो पर इतने सबूत काफी है हीजू और उसकी कंपनी की रेप्यूटेशन खराब करने के लिए। यान कहता है फिर मुझसे भी पूछताछ होनी चाहिए, चाहे जो भी रीजन से आपको हीजू पे शक है वो सब मुझ पे भी अप्लाई होंगे। क्वीन मदर कहती है कि क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है हीजू के बेगुनाही पे? यान कहता है कि आपको कॉन्फिडेंस है आपके क्लेम पे? अब माहौल थोड़ा गर्म हो रहा था, जो देखिए यान हेजोंग को इशारा करता है हीजू के पैर पे मारने का। हेजोंग ऐसा ही करती है, हीजू जिससे गिर जाती है तो यान उसे कैरी कर लेता है। हीजू भी सीन समझ जाती है इसीलिए वो बेहोश होने का नाटक कर देती है। तो यान उनसे कहता है कि जब भी पूछताछ करने का मन हो तो मेरे ऑफिस आ जाइएगा। ये बोलकर वो हीजू को लेकर चला जाता है और अपने रॉयल पैलेस वाले रूम में आ जाता है। हीजू अब भी बेहोश होने का नाटक कर ही रही थी तो यान कहता है कि उठ जाओ अब। देन उससे पूछता है कि तुम यहाँ आने के लिए मान कैसे गई? हीजू कहती है कि एक तरीके से उन्होंने मुझे धमका कर लाया, तो क्या मुझे अब जेल जाना पड़ेगा? यान कहता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है? हीजू कहती है डर और मैं कासल ग्रुप की सॉन्ग हीजू हूँ मैं। ये रेड और सीज होना मेरे लिए काफी कॉमन है, साल में 1-2 बार रेड तो मेरी कंपनी में पड़ ही जाती है। बस सोच रही हूँ कि कौन से लॉ फर्म को इस बार चूज करूँ मुझे डिफेंड करने के लिए। यान कहता है कि डोंट वरी, क्वीन मदर अब डायरेक्टली तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि तब उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। हीजू कहती है पर क्या ही सीन था ना वो, जब क्वीन मदर ने मेरी रेप्यूटेशन बर्बाद करने की धमकी दी तब वहाँ मौजूद सबने देखा कैसे तुमने मेरी साइड ली। मतलब इसको लेकर अभी क्या ही गर्मा गर्म गॉसिप चल रही होगी ना। यान हंसते हुए कहता है कि पैलेस के स्टाफ ऐसे गॉसिप्स नहीं करते। हीजू कहती है तब शायद तुम्हें नहीं पता है वहाँ जितने भी लोग थे
अब तक तो उन्होंने पैलेस के हर एक स्टाफ को ये सारी बातें बता दी होगी और सच में ही ऐसा हुआ था। सारे मेट्स, गार्ड्स वगैरह सभी के पास ये खबर पहुंच चुकी थी। कैसे ग्रैंड प्रिंस इयान ने क्वीन मदर के खिलाफ जाकर हीजू की साइड ली। हीजू बेहोश हो गई तो उसे बाहों में उठा लिया और उसे अपने साथ ले गए। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते होंगे, ये सारी बातें पैलेस में चल रही थी। वहीं इधर क्वीन मदर तो काफी गुस्सा हो रही थी इयान के इस बर्ताव से। शाम को वो हीजू को अपने प्राइवेट रेजिडेंस भेजने आता है। हीजू पूछती है तुम घर नहीं आ रहे। इयान कहता है आज बहुत सारा काम पेंडिंग है जिन्हें खत्म किए बिना अगर मैं निकला तो यौन मुझे मार डालेगा। हीजू कहती ठीक है पर टाइमली सो जाना, पर अगर सोने में प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और हीजू के लिए कार का डोर ओपन करता है जो देखकर कोर्ट लेडीज, गार्ड्स एंड बाकी सब हैरान रह जाते हैं। इयान कहता है कि जितने ही ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो हीजू फुल स्वैग के साथ प्राइवेट रेजिडेंस में एंट्री मारती है तो सब लोग तालियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। हीजू स्पेशल थैंक्स बोलती है मैनेजर किम को तो सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। रात को हीजू इयान के बारे में याद करके स्माइल करती है। तभी उसे इयान कॉल करता है। हीजू बताती कि मैं खाना नहीं खा पाई इसलिए मुझे बहुत भूख लग रही है। इयान पूछता है क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। हीजू कहती नहीं बस वेट लूज करने का ट्राई कर रही हूँ। इयान कहता है कल से तुम्हारे साथ सिक्योरिटी के लिए रॉयल गार्ड्स होंगे। हीजू कहती है सच में। इयान कहता है क्यों, शादी से पहले ये नहीं कर सकते क्या। हीजू कहती है हाँ हो सकता है, प्यार में दीवाने ग्रैंड प्रिंस का एक और क्रेजी स्टंट। इयान कहता है हाँ ऐसा बोल सकती हो। हीजू कहती है क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूँ। तो हीजू अपनी कार लेकर सीधे पहुंच जाती है रॉयल पैलेस, जहाँ पीछे वाले दीवार के पास आकर वो इयान को कॉल करने लगती है। थोड़ी देर में इयान दीवार की उस साइड आ जाता है। इयान कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा। हीजू भी दूसरी साइड से एक बेंच के ऊपर चढ़ जाती है। हीजू कहती है कि हम ऐसा करेंगे तभी ना उन्हें लगेगा कि हम सच में प्यार में हैं। वो इयान के लिए चाय लेकर आई थी जिसे वो तब पीती थी जब उसे नींद नहीं आती थी, तो वो इसे बिना वेस्ट किए पीने कहती क्योंकि ये काफी महंगी आती है। इवन कुछ मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी लाई थी जिससे उसे अच्छे से नींद तो आ जाएगी। इयान कहने जा रहा था कि मैंने तुम्हें ये सब लाने के लिए तो नहीं कहा। हीजू उसे चुप करा देती है। कहती है कि उस रात जब तुम बीमार हुए थे उसके बाद तुमने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया ना। इयान तो बस उसे देखे जा रहा था। हीजू कहती तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत सपोर्टिव वाइफ बनूंगी। इयान कहते हैं हाँ। देन उसे किस करता है जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। की शुरुआत वहीं से होती जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इयान हीजू को किस कर लेता है जिससे वो शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हारे पीछे कुछ दूर में एक रिपोर्टर हमारी फोटोज खींच रहा है। जिसने हीजू कहती है ओके तो क्या हम फिर से ट्राई करें ताकि उन्हें कुछ अच्छे एंगल से हमारी फोटोज मिल जाए। ये बोलकर वो उसे अलग अलग एंगल से कैसे किस करना है वो करके दिखाने लग जाती है। जो देख इयान तो हंसने ही लग जाता है और प्यार से उसे बस देखते रहता है। अगली सुबह इयान रॉयल कोर्ट में आ रहा था जहाँ पैलेस में भी सभी लोग कल रात के इनके किस के बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि वो आर्टिकल्स में ऑलरेडी आ चुका था। तो इयान अपने सारे मंत्रियों के सामने कहता है कि अब हमें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना ही होगा। एक मिनिस्टर कहता है कि ये सही नहीं होगा, आपके सम्मान की बात है। इयान कहता है कि कहीं आप सब इस होप में तो नहीं होना कि मैं इन सबको डिनाई कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। और जहाँ तक रही सम्मान की बात, तो अगर ग्रैंड प्रिंस किसी लड़की को किस करेंगे और फिर कहेंगे कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी, उसमें मेरा क्या सम्मान रहेगा। तो मिस्टर इम्प्योंग कहते हैं कि वो लड़की कोई नोबल फैमिली से नहीं है, ऊपर से वो नाजायज है। मिस्टर इम्प्योंग और कुछ कहते हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मिन कहता है कि एक स्टेटमेंट जारी कर दीजिए। जैसा कि ग्रैंड प्रिंस इयान ने कहा ये स्कैंडल एक ग्रैंड प्रिंस का है, इसलिए हमें डैमेज कंट्रोल तो करना होगा। इसलिए आप क्लियरली ये कंफर्म करेंगे कि अभी शादी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप दोनों की पहचान अभी अभी शुरू हुई है और शादी को लेकर कोई बात अब तक नहीं हुई है। इससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन और नहीं बढ़ेगा। मिस्टर इम्प्योंग फिर कुछ कहने जा रहे थे पर मिन उससे पहले कहता है कि एक यंग कपल का प्यार करना या अलग हो जाना काफी नॉर्मल बात है। अगर हम इसे नॉर्मली ही ट्रीट करें तो सबके लिए ही ज्यादा अच्छा होगा। इतना सब तो मिस्टर इम्प्योंग मान लेते हैं पर फिर वो कहते हैं कि हीजू को ग्रैंड प्रिंस इयान के प्राइवेट रेसिडेंस से निकाल देना चाहिए, जिसके लिए इयान मना करता है उसके सेफ्टी का रीजन बताकर शायद हम अलग हो जाएं या फिर फ्यूचर में वो मेरी वाइफ भी बन सकती है। मिन कहता है कि अगर मिस हीजू आपके प्राइवेट रेसिडेंस में रहेंगी तो आपको पैलेस में ही रहना होगा ताकि और कोई रूमर ना फैले। तो इसी के साथ इयान का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है, जिससे क्वीन मदर तो काफी गुस्सा हो जाती है। पर उनके डैड यानी मिस्टर इम्प्योंग उन्हें समझाते हैं कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा क्योंकि ग्रैंड प्रिंस को अपना दामाद बनाने के लिए नोबल फैमिलीज की कमी नहीं होगी और बिजनेस के दुनिया में भी हीजू को उसकी औकात दिखाने वाले कई लोग मिल जाएंगे। तो न्यूज चैनल्स में भी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ब्रॉडकास्ट हो जाता है कि इयान और हीजू अभी सिर्फ डेटिंग फेज में है, शादी की कोई बात अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो यही हीजू, मैनेजर किम और बाकी सारे लोग टीवी पे देख रहे थे। तभी इयान आता है तो हीजू उससे बात करने जाती है। पेपर में उनकी किस वाली फोटो देखकर वो कहती है कि मुझे तो पता ही था कि यही होगा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि दोबारा ट्राई करते हैं। ये एंगल ही सही नहीं था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे किस कर रहे हो। इसलिए मार्केटिंग तभी काम करता है जब या तो इतनी आकर्षक हो कि कोई इग्नोर ही ना कर पाए या इतनी बेशर्म की ऑटोमेटिक लोगों का ध्यान खींच ले। इसीलिए इस डेटिंग फेज वाली चीज से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब हीजू जिस तरह की एग्जांपल्स दे रही थी उसके लिप्स को देखकर इयान को उनके किस का याद आ जाता है। तभी हीजू उसके फेस को होल्ड करती है और कहती है जितनी जल्दी हम शादी करेंगे उतनी ही जल्दी हम डिवोर्स ले सकेंगे। इयान कहता है रॉयल वेडिंग्स ऐसे नहीं हो, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हीजू कहती है वेस्ट करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ये बोलकर उसके करीब आ जाती है। कहती है कि तुम्हारे पास टाइम है अभी। इयान कहता है थोड़ा टाइम तो है पर क्या करना है। हीजू कहती है तुम्हें कहीं ले जाना है, चीजों को थोड़ा स्पीड अप करने। तो हीजू तैयार होकर बाहर आती है पर इयान को वो स्पेशल ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आती। तो हीजू अपने नॉर्मल रेगुलर ड्रेस में ही आती है। फिर दोनों रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। कार में जाते हुए शिवन हीजू को देखकर कहता है कि ये ड्रेस काफी प्लेन लग रहा है, जिसको हीजू समझ लेती है कि वो इयान के ड्रेस के लिए कह रहा है। इसीलिए वो कहती है कि हाँ सही कहा तुमने, ये काफी डल और ओल्ड स्कूल
सूट लग रहा है। इस पे ह्योन कहता है कि मैं आपके ड्रेस की बात कर रहा था। हीजू कहती है ऐसा नहीं हो सकता। यान को मिरर पकड़ाते हुए अपना चेहरा देखने लगती है। यान कहती है मैं कितनी चमक रही हूँ, सो प्रिटी। जो देखकर यान तो चुप के हंसने ही लग जाता है। जिसके बाद वो लोग एक बेसबॉल मैच देखने पहुंचते हैं, जहां हीजू शार्क्स टीम की जर्सी पहन के आती है और यान के लिए भी एक जर्सी लेकर आती है क्योंकि मैचिंग जर्सी पहनकर अच्छे लगेंगे। पर ह्योन कहता है कि ग्रैंड प्रिंस ये जर्सी नहीं पहन सकते क्योंकि वो रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी को भी सपोर्ट नहीं दिखा सकते। तो हीजू ये जर्सी ह्योन को दे देती है अपने टीम के लिए एक और सपोर्टर बढ़ाने के लिए। पर यान वो जर्सी उससे लेकर अपने पास रख लेता है। इधर स्टेडियम में हीजू को अपना भाई और भाभी मिल जाती है, जो यान को देखकर ही एकदम भोले भाले बन जाते हैं और यान को अपना इंट्रो देते हैं। तभी मैच शुरू होने वाला था और मिन आया था पहला थ्रो करने के लिए, जिसको हीजू बहुत चीयर कर रही थी, जो देखकर यान को काफी जेलसी फील होती है। इसके बाद वो हीजू और यान के पास चला आता है बैठने के लिए। तो हीजू यान को थोड़ा साइड में खिसका देती है मिन के लिए जगह बनाने के लिए। अब मिन के लिए इतना ज्यादा अटेंशन देता हुआ देखकर यान को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी हीजू उसे खाना खाने कहती है, पर यान मना कर रहा था। हीजू कहती है थोड़ा सा खा लो। तो मिन उसे बताता है कि ग्रैंड प्रिंस यान ऐसे ही बाहर का खाना नहीं खा सकते, क्वालिटी एंड सेफ्टी चेक्स के बाद ही वो खाना खा सकते हैं। हीजू पूछती है क्या शादी के बाद मुझे भी ये सब फॉलो करना पड़ेगा क्या? यान कुछ कहता है उससे पहले स्टेडियम के सारे लोग किस किस चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि वो दोनों किस कैंप में आ गए थे, जो देखकर ह्योन भाग कर आता है नहीं नहीं चिल्लाने लग जाता है। पर पब्लिक तो और ज्यादा चीयर करने लग जाती है। तो यान हीजू के कान में कहता है कि तुम्हें ही चीजों को स्पीड अप करना था ना, तो लो अब करके दिखाओ, जो उसने उसे टीज करने के लिए कहा था। अब सबके सामने हीजू शायद तो फील कर रही थी, इसलिए वो अपने फोन में लिख के दिखाती है कि ग्रैंड प्रिंस यान को अपनी मर्यादा बनाए रखनी है, इसलिए हम लोग अभी किस नहीं कर सकते। इस तरह से वो सिचुएशन संभाल लेती है। तो अब इनके बाहर जाने के टाइम रॉयल गार्ड्स आ चुके थे। वो लोग अम्ब्रेला से सारे मीडिया वाले को कवर कर रहे थे, पर हीजू तो नीचे झुक कर ऊपर उछल कर हाय हेलो कर ही रही थी। वो यान को कहती कि अगर ये लोग हमें ऐसे ही कवर करते रहेंगे तो मीडिया वाले हमारी फोटोज कैसे क्लिक कर पाएंगे। तभी वहाँ पे मिन आ जाता है, हीजू को डिनर के लिए इनवाइट करता है। हीजू कहती है हमने तो अभी कॉर्न डॉग्स खाए। मिन कहता है इतने में तुम्हारा पेट थोड़ी ना भरता है, याद है ना फ्लावर ऑफ ऑनर वाले दिन तुमने कितना सारा खा लिया था। जो सुन यान को तो काफी गुस्सा आता है और ज्यादा जेलस फील करता है। तो हीजू यान को अकेले पैलेस लौटने कहती है क्योंकि वो मिन के साथ डिनर पे जो जा रही थी, जिसपे यान कहता है कि मैं भी तुम लोग के साथ जाऊंगा, हम साथ में आए थे और मैं अकेला जाऊँ ये अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलकर वो हीजू के लिए कार का डोर ओपन करता है। हीजू कार के पास आती है, फिर से उछल उछल कर मीडिया वालों को बाय करने लगती है, पर ह्योन तो छाता के साथ उछल उछल कर उसे कवर कर दे रहा था। तो हीजू को कार में बिठाने के बाद यान मिन से जाके कहता है कि आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है क्या? ये बोलकर अपने कार में बैठ जाता है। देन वो लोग एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, पर यहाँ भी यान कुछ खा नहीं सकता था क्योंकि वो रॉ फूड भी नहीं खा सकता। हीजू हैरानी से सी फूड्स के नाम गिनाने लग जाती है जो इतने टेस्टी होते हैं, यान कुछ भी नहीं खा सकता। मिन कहता है इसीलिए तुम्हें ग्रैंड प्रिंस से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके बाद तुम्हें भी ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। हीजू फिर पूछते कि और कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं तुम्हें और क्या क्या करना अलाउड नहीं है, जिससे यान को अपने बचपन का एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा था, जिसको बचपन से ही क्राउन प्रिंस का दर्जा दे दिया गया था। तो दोनों हैप्पीली खेल रहे थे। तब यान ने अपने बड़े भाई से पूछा था कि क्या मैं आपका ड्रैगन रोब पहन सकता हूँ। इवान तो हैप्पीली अपना ड्रैगन रोब उतार कर उसे पहना देता है और उसकी तारीफ करता है कि वो इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी उनके डैड यहाँ आ गए थे और आते ही यान को खींच कर एक तमाचा लगा दिया था क्राउन प्रिंस के कपड़े पहनने के लिए। और उसी वक्त यान को वार्न किया था कि वो कभी भी रेड कलर के कपड़े नहीं पहनेगा क्योंकि रेड कलर सिर्फ क्राउन प्रिंस पहन सकता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यान और कुछ नहीं कहता, हीजू को फूड सर्व करता है, खाने के लिए कहता है और उसे हैप्पीली खाता देखकर ही खुश हो जाता है। फिर यान रॉयल पैलेस वापस आ जाता है जहाँ कोर्ट लेडी चोई तो उसे डांटने ही लग जाती है रॉ फूड रेस्टोरेंट में जाने के लिए, वो भी बिना सिक्योरिटी के साथ। यान कहता है डोंट वरी मैंने कुछ भी नहीं खाया और सिक्योरिटी को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोर्ट लेडी चोई कहती कि पर आपको रॉयल फैमिली के मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए ना। यान कहता है मैंने रखा तो। कोर्ट लेडी कहती है कि भले ही आप रखते हैं पर मिस हीजू को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। यान कहता है क्योंकि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब तक रॉयल फैमिली की मेंबर नहीं बनी है। कोर्ट लेडी कहती कि पर वो आपके साथ रहती है ना, इसलिए उनकी गलतियां भी आपकी मानी जाएंगी, इसलिए उन्हें सीखना पड़ेगा कि रॉयल लेडी कैसे बात करती है, कैसे बिहेव करती है, कैसे रहती है, उनके तौर तरीके सब कुछ सीखना होगा। इसलिए प्लीज मुझे अलाउ करिए, मैं उन्हें सब कुछ सिखाऊंगी। अब यान उन्हें डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकता, इसीलिए मान ही जाता है। अगले दिन हीजू ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी, तभी वो बाहर कोर्ट लेडी चोई को देखती है जो अभी से उसे सब कुछ सिखाने आई थी। पर एंड टाइम पर यान उससे कॉल करता है और इम्पोर्टेंट काम का बहाना करके उसे वहाँ से निकलने कहता है। तो हीजू ऐसा ही करती है। यान कहता है तुम जरा उनसे बच के रहना क्योंकि वो तुम्हें रॉयल लेसन देने आई है। हीजू कहती है डोंट वरी मैं इन्हें संभाल लूंगी। जो सुन यान स्माइल करता है। ये देखकर ह्योन कहता है कि वाह क्या आप लोग सच में स्कूल टाइम में क्लोज नहीं थे। यान पूछता है क्यों क्या हुआ। ह्योन कहता है बस ऐसे ही आप लोग साथ में काफी क्यूट लगते हो। जो सुन यान को तो काफी अच्छा लगता है। इधर हेजोंग तो हीजू को काफी ज्यादा टीज करती है ग्रैंड प्रिंस यान के साथ उसके किस के लिए। आज उसके शेड्यूल के बारे में बताती है जहाँ अभी उसे कुछ नए कपड़े खरीदने जाना था। इधर हीजू के भैया भाभी यान के साथ उसकी शादी को फुल सपोर्ट करेंगे कहते हैं क्योंकि शादी के बाद रॉयल लेडीज को बाहर बिजनेस करने का कोई परमिशन नहीं था, यानी इससे कंपनी हो जाएगी तेजू की। ये सोचकर ये दोनों तो काफी खुश हो रहे थे। देन हीजू अपने नए ड्रेसेस लेने आती है
तो हेजोंग उससे उसके रेड कार के बारे में पूछती है। तो हिजू उसे बताती है कि वो अभी सर्विसिंग में है, कल आ जाएगी। तो शॉपिंग करके हिजू यान के प्राइवेट रेसिडेंस में आ जाती है, पर यहाँ कोर्ट लेडी चोई तो उसका वेट कर रही थी, जो आते ही कहती है कि आप बहुत लेट हैं। फिर वो हिजू की रॉयल क्लास शुरू करती है। सबसे पहले शुरू करती है उसके बॉडी पोस्चर से, जिसके बाद वो हिजू को चलने कहती है, जिसमें तो हिजू फुल आर्मी वाले मोड में चली जाती है। इधर क्वीन मदर भी जूनियर किंग को रॉयल लेसन दे रही थी, जो कि उस मासूम बच्चे के लिए टॉर्चर से कम नहीं था। इधर हिजू तो कोर्ट लेडी चोई को ही एक्सरसाइज कराने लग जाती है। तभी यहाँ पे यान आता है उससे मिलने के लिए, तो हिजू भाग कर जाकर उसके गले लग जाती है, उसे ढकेलते हुए पीछे तक ले जाती है। काफी क्यूटली उसे कहती है कि प्लीज इन्हें यहाँ से अभी ले जाओ, वरना सारी रात ये मुझसे बॉडी पोस्चर ठीक करवाते रहेगी। यान तो उसे ऐसे देखकर स्माइल करते रहता है, पर हिजू तो उसे छोड़ती ही नहीं। कोर्ट लेडी आकर कहती है कि आप यहाँ कैसे आए। यान कहता है कि मैं काफी टाइम से आया नहीं था, इसीलिए सोचा एक बार घूम आऊं, और मुझे देखना भी था कि आपके रॉयल लेसन कैसे जा रहे हैं। कोर्ट लेडी चोई कहती है कि प्लीज आप रॉयल पैलेस वापस जाइए, क्योंकि गेट्स बंद होने का टाइम होने आया है। हिजू फिर क्यूट सी शक्ल बनाकर कहती है कि प्लीज इन्हें भी ले जाओ। तो यान कहता है कि आपको भी मेरे साथ आना होगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी रॉयल पैलेस में मेरे ऑफिस का ध्यान रखना है, इनको डिसिप्लिन करना नहीं। कोर्ट लेडी चोई कुछ कहने जा रही थी, पर इससे पहले यान कहता है कि यही मेरा आदेश है, जो सुन हिजू तो बहुत खुश होती है। अगले दिन कोर्ट लेडी चोई फिर से पहुंच जाती है रॉयल फैमिली की हिस्ट्री लेसन को लेकर, जहाँ वो हिजू को रॉयल एंसेस्ट्रल राइट्स के बारे में बता रही थी। जैसे एक रॉयल मेंबर के मरने पे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस था। हिजू कहती कि क्या 3 साल पहले ये सारा कुछ हुआ था, पर मुझे तो कुछ याद नहीं, टीवी पे भी कुछ नहीं आया था। कोर्ट लेडी चोई कहती कि सब कुछ हुआ था, पर प्राइवेटली। आखिरी बार पब्लिक फ्यूनरल सेरेमनी हुई थी 2005 में, जब ग्रैंड प्रिंस इयान के मदर की डेथ हुई थी, जिसके 7 साल बाद उनके पिताजी की भी डेथ हो गई, और अभी 3 साल पहले ग्रैंड प्रिंस इयान के बड़े भाई की भी डेथ हुई। तो इतने सारे डेथ्स की वजह से रॉयल फैमिली ने पब्लिक फ्यूनरल सेरेमनीज को बंद कर दिया। ये सब सुनकर हिजू तो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तो वो कहती है कि ग्रैंड प्रिंस इयान को इतना कुछ अकेले झेलना पड़ा, अपनी पूरी फैमिली को खो दिया उन्होंने, मैं ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए प्लीज आप मुझे अभी थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। ये बोलकर वो अपने रूम भाग जाती है। तो रूम में आकर वो इयान के सारे फैमिली मेंबर्स के डेथ के बारे में पढ़ रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि इयान के मॉम की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुआ था, उसके पिताजी की मौत हार्ट अटैक से, और उसके बड़े भाई की मौत हुई थी आग से। जो सब देखकर उसे सच में इयान के लिए काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे कॉल करती है, पर इयान कॉल पिक नहीं करता, क्योंकि वो अभी क्वीन मदर से मिलने आया था, जो एक्चुअली उसे एक नोबल फैमिली की लड़की से मिला रही थी। तो वो कल इस लड़की के साथ उसे एक डिनर पे जाने के लिए कहती है। इयान को तो उनका प्लान समझ में आ ही रहा था। इयान कहता है कि आप काफी टाइम से बीमार लग रही हैं। वो उनके कोर्ट लेडी को बुलाता है और पूछता है कि क्वीन मदर को हुआ क्या है, इतने टाइम से वो बीमार है, रॉयल फिजिशियन कर क्या रहे हैं। वो कोई जवाब नहीं दे पाती। तो इयान कहता है कि क्योंकि क्वीन मदर इतनी बीमार है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक रॉयल फिजिशियन के अलावा और कोई भी उनसे नहीं मिलेगा, ना ही जूनियर किंग ना ही मिस्टर इम्पियोंग, ये मेरा ऑर्डर है, बोलकर वो चला जाता है। देन अपने ऑफिस में आकर वो ह्योन को उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करने कहता है। ह्योन उसे बताता है कि मैं हिजू आपको कॉल कर रही थी। तो यान हिजू को कॉल करता है और कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए जो भी कहना जल्दी बोलो। जो सुन हिजू को गुस्सा तो आता है, पर वो अपने गुस्से को शांत करती है, क्योंकि यान के साथ इतना कुछ बुरा जो हुआ था, इसलिए हिजू उसके लिए काफी सैड फील करती है और कहती है कि मैं बस एक ही बार बोलूंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हस्बैंड और वाइफ को एक साथ खड़े रहना चाहिए ना, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साइड ही रहूंगी। जो सुन यान कॉल कट कर देता है और स्माइल करता है, और ह्योन को बुलाकर कहता है कि शाम तक मुझे सारा काम खत्म करना है, फिर हम मेरे प्राइवेट रेसिडेंस जाएंगे, इसलिए फटाफट काम खत्म करते हैं। तो हिजू से मिलने के बारे में सोचकर ही वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर जूनियर किंग स्कूल में होता है, जहाँ कुछ बच्चे गलती से उससे टकरा जाते हैं, तो गार्ड तुरंत ही उन बच्चों को डांटने पहुंच जाते हैं, पर जूनियर किंग उन्हें रोक देता है और उस बच्चे को उसकी किताब उठाकर तक देता है। तो बच्चे उसे थैंक यू कहकर चले जाते हैं। तभी कार में से मेन बाहर आता है, जूनियर किंग को कहता है कि आज ही उसे उसकी हिस्ट्री क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि संडे को उसे कुछ काम था। तो यहाँ वो दूसरे बच्चों को खेलते कूदते हुए भागते हुए जाते देखकर कहता है कि मुझे भी इनकी तरह खेलना है। तो वो मेन से एक रिक्वेस्ट करता है आज के हिस्ट्री क्लास के बदले। इधर इयान के घर पे हिजू को चलना सिखाया जा रहा था। तभी यहाँ पर मेन जूनियर किंग को लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि वो खेलना चाहता था। तो हिजू उसे बहुत सारे गेम्स के बारे में बताती है, सिखाती है, और हिजू एक शर्त रखती है कि लूजर को विनर की एक विश पूरी करनी होगी, जिसके लिए जूनियर किंग मान जाता है। तो फिर सभी लोग गेम्स खेलना शुरू करते हैं। स्क्विड गेम वाले सारे गेम से लेकर लुका छुपी, पकड़म पकड़ाई, डार्ट गेम्स तक खेलते हैं। तो आखिरी बार में जूनियर किंग जीत जाता है। तो वो हिजू से कहता है कि आपने कहा था कि लूजर को विनर की एक विश पूरी करनी होगी, तो मेरी विश है मुझे उस रेड कार में बैठना है। वो विंग्स वाले कार कोरिया में सिर्फ एक ही है और वो मुझे बहुत पसंद आई, तो मुझे एक बार इसमें बैठना है। कोर्ट लेडी इसके लिए मना करती है, क्योंकि ये ऑथराइज्ड व्हीकल नहीं है, और जूनियर किंग को कहती है कि आपको आपकी मर्यादा बनाए रखनी है ना। जिस जूनियर किंग तो रोने ही लग जाता है, कहता है कि मैं राजा होकर ये सब क्यों नहीं कर सकता। वो तो जमीन पे लेटकर ही रोने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें मानना ही पड़ता है। अब क्योंकि ये कार सिर्फ हिजू के पास थी, इसीलिए उसी को ड्राइव करना पड़ेगा। इधर यान भी अपने घर आने के लिए निकलता है। इधर हिजू भी तैयार होकर आ जाती है। कोर्ट लेडी कहती है कि विंडोज हमेशा बंद रखिएगा, ताकि जूनियर किंग किसी के नजर में ना आए, और स्पीड लिमिट 60 के नीचे, और मेरे साथ कॉल पे कनेक्टेड रहेगा। मेरी कार आपके आगे रहेगी और प्राइम मिनिस्टर मेन की कार आपके पीछे। मैंने अपनी कार की जगह यहाँ से कोई नॉर्मल कार ले जाता है, ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। जूनियर किंग कहता है कि हम तो बहुत स्लो जा रहे हैं, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा, इसीलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए।
हिजू स्पीड को 60 तक ले जाने के लिए बढ़ाती है, पर उसके बाद तो स्पीड बढ़ते ही जाती है क्योंकि कार के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। कुछ ही पल में स्पीड 100 पार कर जाती है, जिससे मिन को समझ आ जाता है कि उसकी कार में कुछ गड़बड़ी है। इसीलिए वो कार भगाकर हिजू के पास पहुंच जाता है। हिजू से बताती है कि ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं, सामने बहुत सारा ट्रैफिक था, इसीलिए हिजू को काफी स्पीड से कार दूसरी ओर ले जाना पड़ता है। वो काफी संभाल कर एक ब्रिज की ओर कार ले जाती है, जहाँ वो ब्रिज के रेलिंग से कार को घिसड़ते हुए ले जाती है, जिससे स्पीड थोड़ी कम तो हो जाती है लेकिन कार रुकती नहीं है। पर तभी ये कार हिजू के कार के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। देन ओवरटेक करके वो सामने रुक ही जाती है, जिससे हिजू की कार उससे टकराती है, उसे घिसड़ते हुए थोड़ी दूर ले जाती है पर रुक जाती है, जिससे ये दोनों बच जाते हैं। देन हम देखते हैं कि सामने वाले कार से इयान निकल के आता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।